नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKV। इस वक्त प्रदीप जी मेरे साथ नहीं है, एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार साहब इस वक्त नहीं है, बहुत जल्दी आ जाएंगे। आज वो एरोली में और वहाँ से हमको ज्वाइन करेंगे। आज इस बार दुबई में या कोलंबो में नहीं है, वो इज इन एरोली। नाउ द पॉइंट इज there's a lot of buzz going around one particular video which has gone viral all over the place. It's with regard to Mr. Narendra Singh Tomar's son. Tomar Sahab is the agriculture minister, as you know, and well, the Congress of course denies it. They say this is utter nonsense. जनाब तोमर साहब जो हैं वो मध्य प्रदेश के नामी गिरामी लीडर हैं। उनके साहबजादे जो हैं वो वीडियो के ऊपर कुछ तथाकथित तौर पे ये डिस्कस करते हुए पाए जा रहे हैं कि वो इतना करोड़ उधर से और 100 करोड़ इधर से और 150 करोड़ इधर से, ऐसा कुछ कोई बातचीत चल रही है। Now this has set the cat among the pigeons, so to speak. Madhya Pradesh, the Congress is already ahead. I don't believe the latest survey which has come in from NDTV. Let me tell you very frankly, I think, as our people from the ground have said, it's going to be very difficult for the BJP. And this particular video perhaps has made it more difficult. Of course, nobody is actually saying that it's a completely authentic video or stuff like that, but that I think a forensic study will determine. At the moment with us to talk about that and to talk about other matters, especially with regard to Mr. Rahul Gandhi, is our old friend from the Congress party, Bharat Singh Saab. Bharat Singh Saab, नमस्कार। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रदीप जी हमारे साथ होंगे बहुत जल्दी, थोड़ी देर के बाद। ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आ जाएंगे वो भी। तो भरत सिंह साहब, राहुल गांधी साहब ने एक स्टेटमेंट दी, यार मुझे तो बहुत पसंद आई, बाकी सबके बारे में मुझे मालूम नहीं। उन्होंने यह कहा कि यार देखो, चुनाव होते रहते हैं, चुनाव में कभी लोग जीतते हैं, कभी हारते हैं, कभी हम जीतते हैं, कभी वो हारते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस बार जो लड़ाई है, इस बार जो संघर्ष है, वो एक तो लोकतंत्र बचाने का संघर्ष है और दूसरा देश को बचाने का संघर्ष है। इस विषय के बारे में क्या कहेंगे सर आप? और साथ में उन्होंने एक और चीज कही कि कांग्रेस हर वो कुर्बानी देने को तैयार है जिससे इंडिया अलायंस इकट्ठी रहे। भरत सिंह जी बताएं। ठीक है, देखिए, मैदान में जब कहते हैं कि दो पहलवान लड़ते हैं तो एक की जीत होती है और एक का हार होती है, और चुनाव या कुश्ती दोनों एक ही तरह से होते हैं, एक की जीत होती है और एक की हार होती है। जो जीता उसको बधाई मिलती है और जो हारता है थोड़ा क्रिटिसाइज होता है। तो तैयारी तो सबकी रहती है, हमारी भी तैयारी रहेगी और सामने वाला जो होता है उसकी भी तैयारी रहती है। लेकिन सवाल यह है कि हार जीत में सच्चाई क्या है, उसे ढूंढना जाना चाहिए और देश की जनता को ये समझना चाहिए कि हमें किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है जी। क्योंकि देश की जनता अगर ये कहती है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, देश की जनता अगर ये कहती है कि हमें बहुत तकलीफ हो रही है, देश के नौजवान अगर ये कहते हैं कि हमें बेरोजगारी से सामना करना पड़ रहा है, रोजगार नहीं है, देश के किसान अगर ये कहते हैं कि हमें जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो अगर ये सब बातें हैं और उसके बाद में भी कोई सरकार अगर जीतती है, तब कुछ न कुछ ये सवालिया निशान उठता है कि सारे लोग जब विरोध में हैं तब ये चुनाव किस तरह से जीता जा रहा है। तो मेरा मानना है कि ठीक है, देश की जनता है जो मैंडेट देती है, जो आशीर्वाद देती है, उसको सर आंखों पे रखना चाहिए जी। लेकिन देश की जनता को भी ये समझना चाहिए कि कौन अपने लिए अच्छा है और कौन बुरा है। दुरुस्त बात है। और जिस तरीके से एक चीज तो बड़ी वायरल हो गई है, मतलब पता नहीं उसके बारे में आप कमेंट करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, मुझे मालूम नहीं। हम राहुल गांधी जी के ऊपर वापस ही आएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर साहब के जो साहबजादे हैं, उनका एक वीडियो आया है, हर जगह पे चर्चा में है। मतलब कांग्रेस की ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, सुप्रिया श्रीनाथ जी ने तो उसके बारे में बहुत कुछ कहा है, जहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि 29 करोड़ इधर से, 39 करोड़ इधर से, 100 करोड़ उधर से। ये क्या है साहब? बीजेपी कहती है फेक वीडियो है। भरत सिंह जी नहीं, देखिए, अगर 29 करोड़ यहाँ से, 100 करोड़ वहां से, 40 करोड़ यहाँ से,
तो जितने भी करोड़ कहीं और कहीं ना कहीं से भी वो आने चाहिए। वो आएंगे नहीं तो फिर घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगी, भाजपा इतनी बड़ी पार्टी कैसे बनेगी? वो तो चाहिए ना। लेकिन क्या है ना, दुर्भाग्य है देश का राजीव भाई कि वहां पे ईडी और सीबीआई की नजर तक नहीं पड़ती, टेढ़ी नजर भी जरा भी नहीं होती है। जी एक बार हम और आप है ना नजर को आए बाएं दाएं घुमा लेंगे, लेकिन नहीं, अभी CBI मजाक नहीं भरत सिंह जी, अभी शो के दौरान अगर मैं आपसे कह दूं कि भरत सिंह जी वो जो 25 करोड़ आपने भिजवाने थे आपने भिजवाए नहीं, मैं सच बोल रहा हूं, यहां पर अगले दिन लोग आ जाएंगे, आपके घर भी मेरे घर भी। इधर कुछ नहीं होने वाला। जी कहिए सर, आप अडानी साहब का नाम दिखा रहे हैं, बोलिए सर। मैं बहुत दिनों से आपके चैनल पे ये कह रहा था कि धीरे धीरे हर कांग्रेसियों को जेल जाने की जी नौबत ये सरकार लाएगी, जी क्योंकि जो अदानी के खिलाफ बोलेगा उसे किसी न किसी तरह से फंसाया जाएगा। जी, आपका नाम तो भी ये दिख रहा है वहां पे, मुझे दिख रहा है। वाह, ये अदानी का नोटिस है। सर नोटिस नहीं है, आपके लिए सर्टिफिकेट है। हाँ, ये नोटिस है और ये मेरी तरफ से ये जो है, कल मैंने पुलिस में कंप्लेंट किया जी और उसमें मजे की बात क्या है, 2 मिनट मैं लेना चाहूंगा आपका। प्लीज गो अहेड, बोलिए बोलिए सर। मैं उस समय पूना में था जब अदानी के लोग हमारे घर पे आए, इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने डिस्कनेक्ट किया और डिस्कनेक्ट करने के बाद जब पता चला मेरी वाइफ को, धर्मपत्नी को, तो जब वो नीचे आके देखी तो 2-4 लोग जो है मीटर को लॉक तोड़े, जबकि ये लॉ नहीं कहता है, अगर लॉक है तो आपको घर वालों को बुला के प्रॉपर ढंग से वीडियो रिकॉर्डिंग करके ये आप बताना चाहिए कि भाई ये चोरी की लाइट है या डायरेक्ट लिया गया है, ये कैसा है। अगर आप आते हैं मीटर को तोड़ते, मीटर के बॉक्स को तोड़ते हैं, उसके बाद में आप लाइट कट करते हैं, 15-20 मिनट के बाद अगर कोई आता है घर का तो उसको आप ये बताते हैं कि ये सही नहीं है, गलत है, तो इससे कैसे विश्वास किया जाए? एक। दूसरा, आपने बिना वेरिफिकेशन किए, बिना नोटिस दिए और बिना पुलिस प्रोटेक्शन के आप मेरे घर में कैसे घुसे, जबकि कोई घर में नहीं था, एक मेरी पत्नी अकेली महिला घर में थी। आप घुसते हैं घर में और उसके बाद में आप कहते हैं कि कह दीजिए कि ज्यादा अगर हमारे साहब के खिलाफ बोलेंगे तो इससे भी बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है। और बहुत सारे बातें उन्होंने कहा। तो क्या ये राइट्स दिया गया है अदानी के लोगों को कि आप किसी के घर में बिना सर्च वारंट के या किसी पुलिस प्रोटेक्शन महिला के आप घुस सकते हैं? उसके बाद आप फिर नोटिस भेजते हैं कि आपको या तो 78,000 भरना पड़ेगा या तो आपको अंधेरे में रहना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से, हाँ जी, तो क्या सर वहां पे क्या 20 एसी चला रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो चोरी की लाइट, मैंने कहा ना कि आपको किसी भी देखिए ये है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूं कि करीब करीब 77, ये देखिए यहाँ पे दिया है 77,000, ये देखिए 77,000। और मजे की बात यह है कि उस घर में अभी मुझे 2 महीना हुआ आके रहते हुए। तो इस तरह से झूठे आरोप लगा के, क्योंकि उन्होंने बहुत ट्राई किया, मैं जानता था, इसलिए मैं बार बार कहता था कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, नेता तो नेता, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये अघोषित आपातकाल है। एक घोषित आपातकाल की जो बार बार भाजपा बात करती है, तो मैं समझता हूँ ये अघोषित आपातकाल है। उनको जितना सताना है, जितना हरेसमेंट करना है, मैं आपको बता दूं राजीव जी, वो कर ले। अगर वो चाहते हैं मुझे जेल में डालना तो भी डाल दे। मैंने कहा कि मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि मैंने चोरी की लाइट ली थी तो मैं जेल जाने को तैयार हूं, और नहीं तो मैं सीधा कहता हूं अदानी जी मुझसे डरते हैं, अदानी जी कांग्रेस पार्टी से डरते हैं, अदानी जी राहुल जी से डरते हैं, और इसलिए जो भी अदानी के खिलाफ बोलेगा उसको इस तरह से नोटिस दिया जाएगा। मैं कोई डरने वाला नहीं हूं, मैं मुकाबला करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए जेल भी जाना। लेकिन यहां पर ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। एक सेकंड, अजीबोगरीब बात यह है कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम अडानी साहब की या अडानी ऑर्गेनाइजेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी है उसकी बात मान लेते हैं कि आपके घर में चोरी की लाइन थी, ठीक है सर, मान लिया सर चोरी की लाइन है, आपको सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना है, पुलिस उसमें एफआईआर रजिस्टर करेगी,
इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद ही जाकर के आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, जो चोरी की लाइन है उसको आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी के घर में इस तरीके से नहीं घुस सकते। और आपको तो 2 महीने हुए हैं यहां पे, इस घर में तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं, तो आपको यह नोटिस कैसे आ सकता है? ये तो सरासर तौर पर गैर कानूनी है। और तीसरी चीज, एक चीज सुन लीजिए सर, क्योंकि इस मामले के ऊपर हम लोगों ने बहुत काम किया। बॉम्बे हाई कोर्ट का क्लियर कट ऑर्डर है, आप लाइन डिस्कनेक्ट करने अगर आते हैं, अगर किसी ने 3 महीने तक का अगर बिल नहीं दिया है, तो नंबर 1 उसको आप नोटिस भेजेंगे, पूरी आप कानूनी कार्रवाई करेंगे। सिर्फ आप इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, मीटर नहीं ले जा सकते, क्योंकि मीटर आपकी प्रॉपर्टी है। सर भरत सिंह जी। देखिए, मैं उनसे मेरी बहस भी इसी विषय पे हुई जी। आपने बिना इंफॉर्मेशन दिए आए, ठीक है, अगर आपका अधिकार आइए आप, लेकिन जब मीटर में लॉक लगा है तो आप उस घर वाले को बुलाइए और वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। एक दूसरा, सबसे पहले तो आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था जी। अगर आपको डाउट है, अगर आपको लगता है तो आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करते, वहां से पुलिस प्रोटेक्शन लेते, उसके बाद आप मेरे घर पे आते, जो आपको कार्रवाई करनी थी करते। लेकिन आप आके डायरेक्ट कार्रवाई करते हैं और ये बुलाने के बाद 15-20 मिनट के बाद, मैं ये कहता हूं कि 15-20 मिनट में आपने उसमें कुछ आप लोग ने छेड़खानी कर दी होगी, ये मुझे तो नहीं पता। और प्रोटेक्शन नहीं था ना महिला कोई है पुलिस में, ना पुलिस प्रोटेक्शन है। आप उसके बाद अगर आपको चोरी का लाइट लगा तो आपने एफआईआर क्यों नहीं किया और आप मुझे नोटिस भेजते हो? तो राजीव भाई, ये सीधा सीधा एक तरह से हरेसमेंट करना है और ये उनको दिखाना है कि आप मेरे बॉस के खिलाफ अगर बोलेंगे। और मैंने ट्वीट भी किया है और आपके चैनल वाला वीडियो भी मैंने डाला है ट्विटर पे, कल ही मैंने ट्वीट किया जी। और मैंने वो डाला है कि मैं अदानी जी के जो अभी पिछला जो राहुल जी ने 12,000 या 32,000 31,000 का करोड़ 31,000 करोड़ का घोटालों का जो जिक्र हुआ था हमारा उस समय, उस विषय पे बोला। और बहुत सारे मैंने ऐसे हर चैनल पे जब बैठता हूं तो जो घोटाले हैं उनका नाम आता है। तो इस देश में जल थल नल सब कुछ अगर अदानी को दे दिया गया तो किस लिए, क्या और कोई उद्योगपति नहीं है? तो उनको कहीं ना कहीं इससे बहुत चुभन होती है और ये चुभन ये दिखा रही है, ये जलन ये दिखा रही है कि छोटे से छोटे के कार्यकर्ताओं के घर पे भी पहुंच के अब कुछ अगर नहीं मिला, अगर ईडी वाला मसला नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं है भाई तो नहीं मिलेगा, सीबीआई वाला कुछ है नहीं तो नहीं मिलेगा, तो इस तरह से उनको जो है फंसाया जाए। लेकिन ये तो दादागिरी हो गई ना सर, ये तो माफिया का काम हो गया, ये तो गुंडा राज हो गया। तो आप अब सरकार चल कैसे रही है? सरकार तो ऐसे ही चल रही है ना, सरकार तो ऐसे चल रही है कि गुंडागर्दी करिए, किसी को भी अरेस्ट कर लीजिए, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो चाहे राहुल जी तो सिर्फ नाम लिए थे और सिर्फ जो है बोल दिए थे। तो जब राहुल जी की सदस्यता ले सकते हैं, जब संसद में खड़े होके एक सांसद बोलता है ये कटवे ये मुल्ले, इस तरह से भाषा उपयोग कर सकता है और अध्यक्ष महोदय उनको कुछ नहीं कहते हैं, उनको सस्पेंड नहीं करते हैं, क्योंकि राहुल जी को सस्पेंड करते हैं, तो ये दिखाता है गुंडागर्दी भाजपा की। दुरुस्त बात। एंड दैट बाय द वे इज वेरी स्ट्रेंज। अच्छा, वो दानिश अली वाले केस में क्या हुआ, क्या कुछ आगे मालूम है सर? उस विषय में कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं हुआ। उनसे जो है जो अध्यक्ष पीठाधीन अध्यक्ष साहब थे, उन्होंने कहा कि हमने उनको नोटिस सर्व की है और हमने उनसे जो है सवाल जवाब किया है कि आपने इस तरह से क्यों बोला। लेकिन वो उसके बाद 2 दिन के बाद ना किसी चैनल पे चला ना किसी ने कुछ कहा, क्योंकि अब महुआ मोइत्रा का मसला मिल गया इसलिए। अच्छा, अब महुआ जी को बुला के इंक्वायरी करते हैं कि आप चप्पल कैसे पहनती है, आपका चप्पल कहां से आया, आप बदतमीजी, उनसे भी बदतमीजी करते हैं। अरे भाई, दुबई में आप रात को किससे बात करती हैं? आप अकेली थी होटल के कमरे में, आपके साथ कोई था, ये कहा गया। ये इस तरह से बदतमीजी करते हैं भाई जी। मेरे घर में भी आके बदतमीजी किए, मैं तो नहीं था ना, एक अकेली महिला होते हुए 3 आदमी 4 आदमी घर में घुसते हैं, ये कौन सा लॉ में लिखा है? दुरुस्त बात। No, but this is terrible. तो आपको लगता नहीं है, like for example, we've been saying this for a long time, कि ये सब जो मोनोपोलीज हैं, इनके खिलाफ there should be a country-wide movement. इस मूवमेंट, इसकी वजह से MRTP बिठाई गई थी।
मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन बिठाई गई थी, जिसका ऑफिस आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, वो त्रावणकोर हाउस में है दिल्ली में, कांग्रेस ने बिठाई थी, कि कहीं पर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जहां पे एक ही शख्स की मोनोपोली हो, वरना वो तो राजा बन जाएगा देश का। तो चल कह रहा है, तो ये मतलब मेरी तो समझ के बाहर है, आज 21वीं सदी में ये हो रहा है। तो सर आपकी इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हुई कि नहीं हुई अभी? नहीं, देखिए यही तो सबसे बड़ा बात, यही तो बात मैं बता रहा हूँ आपको, ना मेरी लाइट काटी गई, ना एफआईआर किया गया, ना केस किया गया, सिर्फ जो है ये कहा गया, आके उनको धमकाना था, एक तरह से धमकाना था, और ये नोटिस दे दिया गया कि आप भरोगे नहीं तो काट देंगे। और अगर वो कहते हैं कि 1 मीटर नहीं आपके 3 मीटर लेके जाएंगे, कैसे लेके जा सकते हैं भाई आप? अगर आपको लगता है छेड़खानी नहीं ले जा सकते, लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमें पावर है। हमने कहा आप सरकार हैं क्या, आप जो है लॉ हैं क्या, आप जज हैं क्या, आप कोर्ट हैं क्या? बोलते नहीं हमें पावर दिया है। हम लोग किसने पावर दिया भाई, वो तो मैं पूछना चाहता हूं। और ये आदेश किसने दिया आपको, मैं वो जानना चाहता हूं। आप जो है एक एम्प्लॉय हो सकते हैं, काम करने वाले हो सकते हैं, आपके ऊपर मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो कौन है कि जो आपको आदेश दिया। नहीं, उसके लिए आपको सरकार का एक्ट दिखाना पड़ेगा। एक्ट होगा, कोई असेंबली ने पास किया होगा महाराष्ट्र ने, या इवन एमईआरसी ने पास किया होगा, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने पास किया होगा। जो मुझे जहां तक लॉ समझ में आता है, मैं ये जानता हूं कि आप किसी के घर में डायरेक्ट अगर एक महिला है तो घुस नहीं सकते हैं बिना महिला कांस्टेबल, बिना पुलिस प्रोटेक्शन के। एक दूसरा, अगर मीटर बॉक्स लॉक है तो आप उसको तोड़ नहीं सकते, आपको बुलाना पड़ेगा सामने। मैं राजीव जी अगर गलत किया हूं तो मैं सामने रहूंगा, पुलिस प्रोटेक्शन रहेगी, उसके सामने वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, और जो गलत है वो उसके अंदर दिखेगा। लेकिन सब कुछ करने के बाद अगर आप ये कहते हैं कि आपने ये किया है, मैं कहता हूं कि मैंने ये कान से निकाल दिया और उसके बाद में ये ईयरफोन कान में डाल दिया, उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं बोलूं कि नहीं कान में तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैंने उस समय निकाल दिया था। तो वो कहते हैं ना कि खाता न वही जो अदानी कहे वो सही। लेकिन कानून ये कहता है साहब, मैं आपको फिर बोल रहा हूं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों को याद होगा कि इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत शोज किए हैं, whether it is Adani, whether it is MACB, whether it is BEST, no one has the right to take away the meter. Let's be very clear. No one has the right to enter your house unannounced. They first have to send a notice. A proper notice has to be sent. भाई ये this has been found. What do you have to say? Show cause notice आता है साहब कि ये पाया गया है हमारी तरफ से कि शायद ये इलीगल लाइन है, गैर कानूनी लाइन है, क्योंकि ये तो दादागिरी हो गई। दिस इज नॉट डन एब्सोल्युटली। आई होप द कांग्रेस विल टेक दिस अप वेरी वेरी सीरियसली। सर नहीं, ये लड़ाई हम लड़ेंगे। अभी मैंने अपने वरिष्ठ नेताओं से बात इस विषय पे नहीं किया है। अपने लेवल तक मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा, और जरूरत पड़ी तो मैं इसमें मेरे अध्यक्ष नाना पटोले जी को और वर्षा गायकवाड़ ताई है उनको, मेरे नेता नसीम भाई है उनको, सबको मैं इस चीज की जानकारी देने वाला हूं। लेकिन ये लड़ाई लड़ा जाएगा। भरत सिंह जी, वी कैन अश्योर यू वी आर विद यू। इस लड़ाई में हम लोग आपके साथ हैं। मैं सीधी साधी बात आपको बोल रहा हूं। धन्यवाद। कोई गैर कानूनी चीज के हम लोग खिलाफ हैं। मैं डंके की चोट पे उनसे कहा है कि अगर आपको लड़ाई लड़ना है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। आपको ये साबित करना पड़ेगा, कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि मैंने चोरी किया है। अगर ये साबित नहीं हुआ तो ये समझिएगा, मैं समझूंगा कि अदानी जी मुझसे डरते हैं जी, which is rather sad, which is no, but this happening right now in Mumbai is absolutely not done, absolutely not done. सर यहाँ पे अब दो चीज़ें हैं, ये अडानी के इशू ये तो चलता रहेगा, मुझे लगता है चुनाव तक ही सबसे बड़ा इशू ये बनने वाला है। दूसरी चीज़ क्या है कि महाराष्ट्र में ही अगर आप देखें मराठा आरक्षण के मसले के ऊपर जिस प्रकार आज की तारीख में सरकार चल रही है, अब बाकी जितने भी समुदाय हैं जैसे दांगड़ कम्युनिटी हो गई, कोली कम्युनिटी हो गई, और अपने जो बाकी जो लोग हो गए, जो 96 समुदाय है ना सर मराठास में, 96 है, कुंभी है, कोली है, लोहार है, बहुत सारे लोहार हैं, बहुत लोग हैं। अब दांगड़ कम्युनिटी ये कहती है, दांगड़ ये कहते हैं कि आप मराठा कम्युनिटी के साथ आप इतना डर क्यों गए हैं, क्योंकि वो लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2,
छगन भुजबल जी ने सीधे साधे तौर पर अटैक किया है एकनाथ शिंदे साहब पे। उन्होंने कहा है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट लेने के लिए ना जाने कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं बाकी सब लोगों को, एक एक साल लग जाता है ओबीसी का सर्टिफिकेट पाने में। यहां पर तो आपने दुकान खोली हुई है, पहले 5,000 फिर 10,000 फिर 15,000 सर्टिफिकेट अभी मिल गए, उसके बाद क्या 1 लाख 1.5 लाख आप दे देंगे सर्टिफिकेट्स कुनबी के कि भाई निजाम शाही के वक्त के पुरावे हम लोगों को मिल गए, आप लेके जाओ, ये कुनबी सर्टिफिकेट है। सर मेरा ये कहना है, बात ये हुई थी कि मराठा आरक्षण अलग से दिया जाएगा, ओबीसी आरक्षण जो इस वक्त है उसके अलावा, उसमें ही अगर आप कुनबी सर्टिफिकेट और देंगे तो बाकी ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो कम हो जाएगा। बाकी लोगों का क्या, ये सरकार क्या कर रही है, मेरी समझ के बाहर है। सर बताएं। नहीं, मेरा अपना ये मानना है कि जो ओबीसी समुदाय का जो कोटा है उससे छेड़छाड़ न किया जाए जी। जो उनका अपना हक है उसको न मारा जाए। ये सरकार को कोर्ट में मूव करना चाहिए। केंद्र में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में राज्य में इनकी सरकार है जी। ये अब कोर्ट में जाके ये कहें कि जो कैप लगा है 50% वाला उसे बढ़ाया जाए, और जब वो बढ़ेगा तभी इसका हल निकल सकता है। अन्यथा इसी तरह से कहते हैं ना कि छोटा घर है, उसके अंदर अगर पहले 4 बच्चे रहते थे, 4 बड़े हो गए तो 4 और परिवार बढ़ गए तो 8 हो गए, तो 8 को रहने के लिए तकलीफ होगा, तब तो बट नेचुरली है कि झगड़ा होगा जी। और उस झगड़े को खत्म करने का काम जो है वो सरकार करती है। तो सरकार का काम क्या है ये सरकार बता सकते हैं शिंदे जी। और कहीं ना कहीं देखिए अब ये लड़ाई जो है उनके घर में चालू हो गई है, चाहे वो छगन भुजबल जी और शिंदे जी आपस में अब लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन तो सर छगन भुजबल साहब ने सर जिस शब्दावली का प्रयोग किया है कल, उन्होंने तो ये कहा है कि हम पूरे महाराष्ट्र में हम लोग दहशत फैला देंगे अगर ऐसी अगर ये इस किस्म की आप बात करेंगे तो। नहीं, बहुत सारे वीडियो अभी चल रहे हैं छगन भुजबल जी का। मैं ये कहता हूँ कि भाई बड़े नेता हैं छगन भुजबल जी, और बड़े सुलझे हुए नेता हैं। इस तरह से अगर कहेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं वो भड़केंगी, और कहीं ना कहीं ये हमारे महाराष्ट्र के लिए खतरनाक होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि छगन भुजबल जैसे सीनियर नेता को, लीडर को इस तरह से न बोला जाए, ऐसी बातें न कही जाए, कहीं ना कहीं आपस में मतभेद हो, और कहीं ना कहीं इसका खामियाज पूरे जनता को, चाहे वो ओबीसी हो चाहे वो अपर कास्ट के लोग हो, ये दोनों को भुगतना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं कि राजू भाई, सरकार के पास वो पावर है, सरकार के पास वो ताकत है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, कोर्ट भी आपके साथ है। आप मूव करिए ना, आप मूव करिए। जो 50% का कैप लगा हुआ है, कैप उसको खत्म करिए आप कैप को जी। वो 102nd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके तहत ये कैप लगाया गया है, वो उसमें एक और अमेंडमेंट लेकर के आ जाइए। लेकिन हर एक की अपेक्षा यही थी भरत सिंह जी, हर एक की अपेक्षा यही थी कि जब स्पेशल सेशन बुलाया गया था पार्लियामेंट का, हर एक को ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि ये अभी संशोधन हो जाएगा और जो 50% कोटा है वो अब 60% हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हर एक को ये अपेक्षा लगा के बैठा हुआ था। और हाल ही में जब आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब शिरडी आए और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट भी किया और फॉर सोशल जस्टिस ऐसा कुछ कहा उन्होंने, तब भी लोगों को, सब लोग आस लगाए बैठे थे कि प्रधानमंत्री जी कुछ अनाउंस करेंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो इनको मालूम नहीं है कि इसका बैकलैश होने वाला है बहुत जबरदस्त। भरत सिंह जी, प्रधानमंत्री जी तो यहाँ तक उनको ये नहीं पता, वो कहे कि हमें नहीं पता है कोई मराठा रिजर्वेशन के लिए भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। वो तो ये कह के गए, मुझे तो पता ही नहीं कुछ। अब इतनी बड़ी घटना, पूरे सारे न्यूज चैनल, चाहे वो छोटे न्यूज चैनल हो चाहे वो बड़े न्यूज चैनल हो, हर न्यूज चैनल पे डेली जो है वो चल रहा था कि मनोज जरंगे पाटिल जो है वो अनशन पे बैठे हुए हैं, नाक में दम कर दिए हैं सरकार को नींद नहीं आ रही है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक मीटिंग हो रही है, उसका रास्ता निकाला जा रहा है। कोई जो है मंत्री उठ के कहता है ये तो चलो ठीक है, इसको अब इसी तरह से सल्टा दिया जाए, फिर बाद में देखा जाएगा। तो ये सब रिकॉर्डिंग में आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को ना ओबीसी से मतलब है, ना उनको मराठाओं से लेना देना है,
उनको सिर्फ वोट से लेना देना है, उनको अपनी कुर्सी से लेना देना है। वो कुर्सी कैसे बचती है वो उस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो काम चल रहा है इस देश में वो तो देश की जनता देख ही रही है। सर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल साहब के ऊपर भी अब लांछन लगा दिया गया है, आरोप लगा दिया गया है कि आपको 508 करोड़ रुपए कैश में मिले। तो बघेल साहब ने तो वो तो हंसते हुए कहा कि यार ये क्या, ये हास्यास्पद बात कर रहे हो, इज दिस अ जोक, ऐसा भूपेश बघेल साहब ने कहा है। अब वो कौन से बैंक में, किस बैंक में 508 करोड़ गया ये तो बताए भाई। वो कहते हैं कैश में लाएगा 500। सर 508 करोड़ कैश में लाना बड़ा मुश्किल होता है सर, मतलब कैसे लाए? हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये भी कहा है कि कम से कम ईडी के जो ऑफिसर आ रहे हैं इसमें ईडी उसको अगर कहेंगे ना तो मुझे लगता है शोभा नहीं देगा। उसको कहिए आप इलेक्शन डिपार्टमेंट, वो भाजपा की इलेक्शन डिपार्टमेंट हो गई। ईडी मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट जी। जब भी चुनाव आता है तो वो जो है जहां पे विपक्ष की सरकारें हैं, नेता हैं, उनके लिए इलेक्शन डिपार्टमेंट भाजपा का बन के जाके उनके विरोध काम करती है। लेकिन तो ये हो क्या रहा है भरत सिंह जी? अब मुझे मालूम है आप क्या कहेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप कुछ और बोले आज, मुझे मालूम नहीं है। भूपेश बघेल साहब हो गए, अशोक गहलोत साहब के सुपुत्र हो गए, उनके साहबजादे हो गए, राजस्थान पीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है वो हो गए, हर एक को समन पे समन, समन पे समन। ये क्या है? वो भी चुनाव के पहले। मतलब कुछ जरा ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। मतलब वाई, क्या हो गया देश को हमारे? भरत सिंह जी ये बताएं। हमारे नहीं, हमारे देश को कुछ नहीं हुआ है। हमारा देश जहां था वही है, लेकिन हमारे देश के जो इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत बड़ा खौफ है, डर है कि मेरी कुर्सी जा रही है, और उस कुर्सी को बचाने के लिए जो भी करना पड़े, जो भी जिस नेता को केस करना पड़े, जेल में डालना पड़े, लांछन लगाना पड़े, तो भी उससे पीछे नहीं हटेंगे। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, खड़गे जी भी हमारे जो अध्यक्ष हैं, नेता हैं, वो जब महाराष्ट्र में राहुल जी की जब इंडिया मीटिंग थी उस समय उन्होंने कहा था कि सब अपनी कमर कस ले, तैयारी कर लें, छोटे से बड़े नेता जेल में जाने के लिए। क्योंकि मुझे लग रहा है राजीव जी, एक समय वो ऐसा आएगा 2024 तक चुनाव आते आते मैक्सिमम नेता इस देश के विपक्ष के वो जेल में रहेंगे। और अभी तो मोदी जी को हार से डर लगता है। लेकिन क्या ये तरीका है जीतने का? आपको लगता नहीं कि मतलब इनके आसपास देखिए साहब ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को हम अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह। उसके पहले भारतीय जनसंघ को भी जानते थे। अब तो खैर वो पार्टी नहीं रही, वो जो पुरानी भारतीय जनता पार्टी है वो भी नहीं रही। अब तो पहचाने भी नहीं जाते कि ये बीजेपी है कि कौन सी पार्टी है। लेकिन इनके आसपास बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग हैं साहब, बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, इलेक्शन एक्सपर्ट्स हैं। तो इनको मालूम नहीं है कि इन सब हरकतों की वजह से, ऐसी चीज़ों की वजह से एक बहुत बुरी तरह नेगेटिव रिएक्शन भी हो सकता है? भरत सिंह जी देखिए, शायद आप सही कह रहे हैं कि नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है, लेकिन भाजपा को ये लगता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं लगता है कि इसका नेगेटिव रिएक्शन होगा। अगर मान लीजिए उनका ये सोचना होगा, उनको ऐसा लगता होगा कि वैसे भी तो हम हार ही रहे हैं, क्यों ना ये आखिरी दाव खेल लिया जाए, सारे नेताओं को अंदर कर दिया जाए, फंसा दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, कम से कम हमें तसल्ली तो रहेगी कि हमने ये काम किया होता तो शायद हम बच जाते, हमने ये काम नहीं किया। तो मुझे लगता है उसी के तहत जो है सभी नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई का जाल बिछाया जा रहा है और उसके माध्यम से सबके ऊपर केस करके उन्हें अंदर किया जा रहा है। इसके बाद में भी हार जाएंगे ना तो कम से कम कल जब वो विपक्ष में बैठेंगे तब वो कह सकते हैं, जैसे आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, तो जब आप उनसे पूछेंगे तो कहेंगे कि भाई हमने तो सब कुछ कर लिया, हमने तो जेल में भी ये लोग को डाल दिया, लेकिन फिर भी हम हार गए। तो चलो कोई बात नहीं, अब हार गए तो हार गए। लेकिन एक चीज तो है, हाल फिलहाल में, आज तो खैर चुनाव शुरू हो गए हैं छत्तीसगढ़ में, आज वोट भी पड़े हैं पहला फेज में। इसके पहले एक जो लेटेस्ट सर्वे आया वो एक बहुत ज़माने में एक बड़ा रिस्पेक्टेड चैनल हुआ करता था। आज मैं समझता हूँ वहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं वो अभी भी बहुत रिस्पेक्टेड हैं, ऐसी बात तो नहीं है, बड़े सम्मानीय हैं, बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं साहब। हम तो एक छोटा सा चैनल चलाते हैं यहाँ पे, क्या है मतलब
उनका एक सर्वे आया एनडीटीवी का, जिसमें ये दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीत रही है साहब। राजस्थान में भी आप हार रहे हैं, कांग्रेस हार रही है, मध्य प्रदेश में भी हार रही है, छत्तीसगढ़ में भी हार रही है, और तेलंगाना में भी बीजेपी जीत रही है, और मिजोरम में भी जीत रही है। ऐसा कहा गया है। जिस रिस्पेक्टेड चैनल की आप बात कर रहे हैं राजीव जी, वो एक आदमी से जो है लास्ट तक बंधा हुआ था, और हर मुमकिन कोशिश भाजपा या देश के प्रधानमंत्री कह लीजिए, चाहे भाजपा के नेताओं को कह लीजिए, उन्होंने हर कोशिश की, धमका के, डरा के, एयर शो जो है ऑफ करके, हर चीज कोशिश करने के बाद जब वो व्यक्ति रुका नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इस चैनल को ही खरीद लिया जाए। अब ये बताइए, जिस व्यक्ति ने उस चैनल को खरीदा है, इतना पैसा लगाया है, और उसके बाद उनके माई बाप को अगर कुछ ये कहे कि नहीं भाजपा हार रही है, आप हार रहे हो, तो वो चैनल चलेगा क्या? तो वो अपना चैनल चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए उनको दिखाना ही दिखाना है। ये तो अच्छा हुआ ये नहीं बता दिए कि 2024 का चुनाव हो रहा है और अभी से भाजपा जीत गई है, ये तो नहीं बताया, अच्छा हुआ। लेकिन आज की तारीख में जिस प्रकार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस प्रकार वो हर जगह पर कैंपेन कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से, बड़े गांधीवादी तरीके से वो बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का तो हमने देखा ही है, मतलब सुतार, मतलब कारपेंटर जो काम बढ़ाई होते हैं, जिसको दिल्ली में काम बढ़ाई बोलते हैं, कारपेंटर जो हैं उनके साथ चले गए, मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास बैठ गए वहाँ पे अजमल खान रोड पे, फिर उसके बाद लद्दाख तक गए मोटरसाइकिल पे, सोनीपत के अंदर वो क्या धान के खेत के अंदर उतर गए, और कुलियों के साथ चले गए, और तो और छोड़िए किसी का बस्ता भी उठा लिया उन्होंने अपने सर पे, और वो दिखाया कि भाई मैं आप लोगों के साथ हूँ बिल्कुल। तो जो कनेक्ट उनका बना है लोगों के साथ, वो इतना ज़बरदस्त कनेक्ट कैसे बना? मतलब मैं, क्योंकि अभी तक तो उनकी जो रेपुटेशन बनाई जा रही थी, एक तो थी कि वो पप्पू हैं, नंबर 2 उनको देश के बारे में कुछ मालूम नहीं है, नंबर 3 वो आम आदमी की भाषा समझते ही नहीं है, क्योंकि वो सोचते इटालियन में हैं, फिर उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते हैं और फिर बड़ी विचित्र हिंदी बोलते हैं। यहाँ तो मतलब जो लोगों का प्यार मोहब्बत उनको मिलते हुए दिख रहा है, वो तो कुछ और ही बताता है। भरत सिंह जी, देखिए राहुल जी की सोच कभी वो नहीं हो सकती है कि देश की जनता को कोई तकलीफ हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सोच ठीक इसके उल्टे। उनकी सोच यही है कि देश की जनता को मैं कितना परेशान कर सकता हूं। यही फिर दोनों पार्टियों में और दोनों नेताओं में डिफरेंस ये है। एक तरफ राहुल जी है कि देश की जनता को खुशहाल तरीके से देखना चाहते हैं, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कुली हो, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो फेरी वाला हो। हर व्यक्ति को राहुल जी जो है वो खुश देखना चाहते हैं जी। वो देखना चाहते हैं कि सब अपना रोजी रोटी सही तरह से कमाएं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ अपने मित्रों के लिए काम करते हैं, फिर मैं कहूंगा कि वो अदानी जी के लिए काम करते हैं, वो जो है अंबानी जी के लिए काम करते हैं, वो देश की जनता के लिए, 140 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो शायद, मुझे लगता है ना, 10 लाख वाला सूट कोई पहनता है क्या? कोई 8,000 करोड़ की जेट में चलता है क्या? 5 लाख का कोई चश्मा पहनता है क्या? अरे आप कितने विजुअल देखा होगा राजीव भाई कि अगर उनके फोटो सेशन में कोई भी नेता, चाहे वो जेपी नड्डा हो गए, चाहे वो कोई भी नेता हो गया, अगर वो बीच में आता है तो उसको तो कितना भुगतान भुगतना पड़ेगा। वो तो उस कैमरा दिखाया है, वो तो बहुत बार दिखाया गया। तो जो आदमी शो बोलते हैं ना कि वो हिंदी पिक्चर में राज कपूर जी थे शोमैन, उसी तरह से मुझे लगता है कि देश की राजनीति में एक शोमैन हुआ करते, खाली जो है वो शो करते हैं। और एक तरफ राहुल जी हैं, वो देश की जनता के बीच में जाके, वो खेत में जाके, खलिहान में जाके, वो सड़क पे जाके, वो पुलियों के बीच में जाके, जिस तरह से अपनत्व का एक, देखिए ना, जब वो मिलते हैं लोगों से और लोग जब उनसे मिलते हैं तो कितना अपनत्व उनको लगता है कि ये इतना बड़ा आदमी और आज हमारे बीच में आके अपने सर पे जो है वो बोझा उठा के चलता है। तो मुझे लगता है कि सही वक्त आ गया है कि अब देश का बोझा, जब जिस तरह से राहुल जी ने, अगर वो
देखा होगा आपने जो बोझा उठाते हुए, जी। मुझे लगता है कि अब सही वक्त आ Can we गया है run that कि footage, please? देश का बोझा भी जी। जो है राहुल जी उठाएंगे। जी, दुरुस्त बात है, लग रहा है मुझे। और तीसरी चीज़ क्या है कि जो आपने गारंटीज दी हैं हर जगह पे, जैसे एक एग्जांपल भी है आपके सामने, सबके सामने उदाहरण भी है, देयर इट इज, दैट्स अ फुटेज, राहुल गांधी लिफ्टिंग अप दैट सूटकेस, वाओ, दिस इज रियली ब्यूटीफुल, लुक एट दैट, रियली वंडरफुल। नाउ पॉइंट इज, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश का उदाहरण सब लोगों के सामने है कि भाई यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ें लागू की हैं, आपके सामने है, और राजस्थान में भी की। आपको लगता है कि ये सारे जो वादे हैं ये कारगर होंगे लोगों का मन बनाने में कांग्रेस की तरफ? देखिए, इस समय बहुत जरूरी था, इस देश में इस समय जनता को सहूलियत देना बहुत जरूरी था। जिस वादे के साथ और गाजे बाजे के साथ देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना था, वो इसलिए चुना था कि उन्होंने वादा किया था कि ना मैं किसी को भूखा सोने दूंगा, मैं अच्छे दिन लाऊंगा, मैं हर चीज सस्ता कर दूंगा, हर व्यक्ति के वो अच्छे दिन आ जाएंगे। जब देश की जनता ने पिछले 10 सालों में देखा कुछ अच्छे दिन नहीं आए और ये कहने लगी कि मुझे लौटा दीजिए वो पुराने दिन, ये अच्छे दिन से अच्छा तो हमारे पुराने दिन थे, तो मुझे लगता है कि देश की जनता को अगर रिलीफ दे सकता है, कोई अगर कुछ कहते हैं ना महंगाई कम कर सकता है, उनके बोझे को कोई कम कर सकता है, तो कांग्रेस पार्टी कम कर सकती है। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने 2 राज्यों में पहले करके दिखाया जी। वो कर्नाटक में भी करके दिखाया, वो जो हिमाचल में भी करके दिखाया। तो देश की जनता को अब देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की आंधी चल रही है, जिस तरह से अशोक गहलोत जी राजस्थान में 140 करोड़ महिलाओं को जो है वो फ्री में जो है मोबाइल दिया है। कहीं किसी घर देखेंगे आप, घर में महिलाओं के पास गांव में मोबाइल नहीं होता है। 3 साल के लिए उनका नेट फ्री कर दिया है, बिल फ्री कर दिया है, जिस तरह से जो है 100 यूनिट लाइट फ्री कर दिया है, जिस तरह से 500 में गैस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर राज्य की जनता को लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है वो निभाती है। और यहाँ पे एक चीज, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं आपको रुकना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ की कैंपेन के दौरान और मध्य प्रदेश की कैंपेन के दौरान, नॉट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की कैंपेन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम भी 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। तो मध्य प्रदेश में तो उनकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी है, तो वहां पर क्यों नहीं दे पा रहे 500 रुपए का? नहीं देंगे ना, वो नहीं देंगे ना। जुमलेबाज पार्टी कौन है ये पता है ना आपको, ये तो जानते हैं कि जुमलेबाज पार्टी, ये तो जुमला था। ये कहने वाला पता है आपको कौन था? 15 लाख रुपया मिलेंगे, तो ये तो जुमला था। तो जो जुमलेबाज पार्टी होती है वो सिर्फ बातें करती है, वादा करती है, निभाती नहीं है। कांग्रेस पार्टी न जुमला करती है, न वादा जो करती है उसको निभाती है। तो ये दोनों पार्टियों में फर्क है और दोनों नेताओं में फर्क है कि राहुल जी आत्मीयता से देश की 140 करोड़ जनता के साथ रहना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ नहीं, देश के उद्योगपतियों के साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि हिंदी में कहावत है कि जो बनिया होता है ना, वो बनिया सोच रखता है। वो सोचता है कि किस तरह से हमारा सामान बिके, किस तरह से हमारे दुकान को सजाया जाए। वो अपनी दुकान चला रहे हैं, देश को एक दुकान समझ लिए हैं और देश की जनता को ग्राहक समझ लिए हैं। कितना देश की जनता को लूट सकता हो एक दुकानदार। देखिए, कमाने के लिए कोई ना कोई फंडा, कोई ना कोई रास्ता वो निकालता है कि ज्यादा से ज्यादा माल कैसे बेचूं, और वही देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। झूठ बोलना पड़े, चाहे जो बोलना पड़े, चाहे जो करना पड़े, मैं करूंगा, लेकिन अपना माल बेचूंगा। चाहे देश की जनता किसी भी स्तर पे कहीं भी कितना भी महंगाई हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, ये देखती है कि देश की जनता को किस तरह से सहूलियत दिया जाए, किस तरह से उनके जो जीवन में तकलीफ है उसको कम किया जाए। और यही जो है देश की जनता और राहुल जी कर रहे हैं, और उसी कंधे से कंधा मिला के हम सब एक छोटे से बड़े नेता कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल, अब एक नया शगुफ्ता सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं जिनसे हमारी बात हुई है, और एक दो नेता, ज़्यादा बड़े नेता नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने, अन्य लोगों ने ये कहा है कि राहुल गांधी चाइनीज एजेंट है। राहुल गांधी जो हैं उनको जो इंस्ट्रक्शन आती हैं वो चाइना से आती हैं, और दूसरी तरफ जॉर्ज सोरोस से आती हैं। और अभी जो वो उज्बेकिस्तान गए थे, वो इंस्ट्रक्शंस लेने गए थे कि किस प्रकार उनको क्या करना है नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी
एंटी इंडियन हैं। सर भरत सिंह जी। चलिए मैं मान लेता हूं कि सारे प्रवक्ताओं के, भाजपा के नेताओं के, भाजपा के जो कह रहे हैं वो सही है कि राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो वो जो है सिर्फ मोदी जी को हराने की बात करते हैं, देश को किस तरह से क्या कहते हैं उसको, नाम खराब किया जाए उसकी बात करते हैं। अगर कोई नेता बाहर जाके अगर ये सीखना चाहता है तो ये अगर भाजपा बताती है तो मुझे लगता है कि शायद अगर रिकॉर्ड निकाल लीजिए पिछले 10 सालों का, तो सबसे ज्यादा कौन सा नेता विदेश में गया है, कौन सा नेता जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा घुमा है। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जब पूरे 12 महीने में से 3 महीना देश में रहते हैं और 9 महीना विदेश में रहते हैं, तो क्या वो एडवाइस लेने जाते हैं, क्या वो सीखने जाते हैं क्या कि देश की जनता को किस तरह से भुखमरी के कगार पे लाया जाए, किस तरह से बेरोजगारों को रोजगार न दिया जाए, किस तरह से जो है अग्निवीर योजना के तहत जो जवान हैं उनको 4 साल का नौकरी दिया जाए, किस तरह से सीबीआई और ईडी के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को जेल में पहुंचाया जाए। तो क्या देश की जो है जनता को इसी तरह से कहते हैं ना तकलीफ देना, ये सीखने जाते हैं क्या देश के प्रधानमंत्री? राइट। अगर ये बात जी आप कुछ बोल रहे थे क्या? अगर ये बात नहीं, मैं तो यही पूछ रहा हूं ना कि अगर राहुल जी अगर विदेश में जा रहे हैं, अगर वो जाके देश का नाम खराब कर रहे हैं या वो चाइना का एजेंट हो गए हैं, तो मैं ये कहता हूं क्या आप अमेरिका के एजेंट हो गए हैं, थाईलैंड चाइना के एजेंट वाली बात आई कहां से? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया, ये चाइना के एजेंट वाली क्यों? क्योंकि राहुल जी ने बार बार पूछा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना के साथ वस्तुस्थिति क्या है। इसलिए कि बार बार वो कह रहे हैं कि चाइना हमारी जमीनों को कब्जा कर रहा है, चाइना घुस गया है, और कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए, कहीं ना कहीं इससे जो है देश की जनता को बरगलाने के लिए ये सगुफे छोड़े जाते हैं। असली एजेंट अगर कोई है तो वो भाजपा है, और ये दिखाता है कि आप बुला के तो झूला भी झूलते हैं, आप बुला के तो खाना भी खाते हैं, और आप जो है दिखावे के लिए सब कहते हैं कि हमने वो जो है चाइना से सारे रिश्ते तोड़ लिए। आज भी बिजनेस सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ है वो चाइना के साथ है। तो देश के प्रधानमंत्री सच कह रहे हैं कि भाजपा के प्रवक्ता सच कह रहे हैं, ये उनका अंतर आत्मा ही जानता होगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर राहुल जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो कहते हैं वो होता है। जब उन्होंने कोई चीज कहा है तब वो देखिए देश के सामने एक विकट समस्या के तौर पे आइए। और ये भी बात ठीक है, राहुल गांधी जी ने अब एक जो उनकी नई लाइन, नहीं इतनी नई तो नहीं है, 3 हफ्ते पहले उन्होंने कहा था मेरा नाम राहुल गांधी है, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा है। मैं तो 2-4 जगह बताया ना आपको कि राहुल जी में और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क है, भाजपा में और कांग्रेस में क्या फर्क है। राहुल जी और देश की जनता के लिए क्या सोचते हैं, देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के लिए क्या सोचते हैं, ये फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। और इसी वजह से देश की जनता धीरे धीरे अब वो राहुल जी को चाहने लगी है और प्यार करने लगी है। और मुझे लगता है कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं तो राहुल जी को देश की जनता कह रही है कि भारत का बोझ अब आपके सर पे होगा और आप इसका बोझ उठाइए, क्योंकि अब जो उठाने वाले थे अब वो जो है कंधे कमजोर पड़ गए हैं, सर भी कमजोर पड़ गया है। Right, thank you so much Bharat Singh ji, and thank you for joining us, and we can assure you if you require any help with regard to this electricity matter, we are there with you. I am shocked, I'll be very frank with you, मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ इस बात को सुन करके कि ऐसा आपके घर में। अभी लड़ाई लंबी चलेगी सर, लंबी नहीं चलेगी। अरे क्या बात करते हैं, छोटी सी लड़ाई है आपके लिए, छोटी सी लड़ाई है ये, 1 हफ्ते में आएंगे आपके पास माफी मांगेंगे, क्या बात कर रहे हैं? अरे छोड़िए साहब, हम लोग इनको जानते हैं। अरे जाने दो, क्या है इनमें, ये ऐसे कागजी शेर बहुत देखे हैं, कोई उसमें कुछ नहीं, छोड़िए। चलिए भरत सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू। Wait, that was very shocking. I mean, in terms of the fact that here is a leader of the Congress party, the Adani guys come into his office, his house, break into his house, break into his electricity meter, open the electricity meter, and they don't cut off his electricity. उनकी बिजली नहीं काटते हैं, सिर्फ धमकी देते हैं हम तुम्हारा मीटर उठा करके ले जाएंगे, और 77,000 रुपए का बिल दे देते हैं उनको पेनल्टी लगा करके कि आपने चोरी की लाइन ली है। कोई नोटिस नहीं भेजते, कोई पुलिस की इंक्वायरी नहीं होती, कोई एफआईआर नहीं होता,
अगर चोरी की लाइन की कोई लेता है, इट इज अ क्राइम पनिशेबल बाय लॉ। अरे भाई एफआईआर करो, इन्वेस्टिगेशन करो। ये क्या है? ये तो बड़ा अजीब अजीब मसला है। दिस इज एब्सोल्युटली टेरिबल व्हाट इज हैपनिंग। मुझे लगता है कि जिस प्रकार पहले भी हम लोगों ने बिजली की जो कंपनियां हैं उनके आतंक के खिलाफ, आप लोगों को याद होगा, एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी और मैंने, हम सब लोगों ने मिल करके एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, जिसके बाद महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने स्ट्रिक्चर्स पास किए थे इन कंपनी के खिलाफ। मुझे लगता है वक्त आ गया है कि एक बार फिर वैसा ही अभियान दोबारा चलाना पड़ेगा। राइट, एंड एट द मोमेंट विद अस फ्रॉम द आम आदमी पार्टी वी हैव आवर ओल्ड फ्रेंड मिस्टर महमूद देशमुख। महमूद देशमुख साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। महमूद देशमुख साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, जय हिंद सर, कैसे हैं? जय हिंद जय हिंद। महमूद देशमुख साहब, अरविंद केजरीवाल साहब ने मना कर दिया कि साहब मैं तो नहीं आऊंगा। जो उनको एक नोटिस आया, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो है इस वक्त हिंदुस्तान का, प्रधानमंत्री के दफ्तर से भी सबसे बड़ा एक डिपार्टमेंट है। उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं आऊंगा, आप लोगों को मुझे गिरफ्तार करना हो तो कर लो। वो तो कैंपेन कर रहे हैं हर जगह पे। उसमें क्या होने वाला है देशमुख साहब, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? हेलो जी महमूद देशमुख साहब, इस मसले में क्या होने वाला है आगे? अब क्या होने वाला है ये आप भी जानते हैं, सारा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की नीयत पे आपको भी शक नहीं होना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं जी। और हम तो हर बात के लिए तैयार हैं। जी दुरुस्त बात। जैसे एक अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि यार मुझे क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा जेल भिजवा दोगे, मेरी आवाज तो बंद नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो तो आपकी टोपियां भी छप गई हैं, मैंने सुना लाखों की तादाद में, मैं भी केजरीवाल हर जगह पे। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या जिसकी भी ये सोच है, अब भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं हमारी सोच तो है नहीं भाई, डिपार्टमेंट अलग है, इंडिपेंडेंट है, हमें तो मालूम नहीं है। जिसकी भी ये सोच है, ये तो आम आदमी पार्टी की बहुत मदद कर रहे हैं। इससे तो आम आदमी पार्टी इतना दौड़ेगी, मुझे लगता है पूरे देश में फैल जाएंगे आप तो। मुझको तो ऐसा लग रहा है महमूद देशमुख साहब। ऐसा है, ऑलरेडी पूरे देश में फैल चुके हैं और अरविंद केजरीवाल जी से इन्होंने अपने आप को खतरा महसूस कर लिया इस देश के प्रधानमंत्री ने, इसीलिए बदले की भावना से ये उनके ऊपर कार्रवाई की बात कर रहे हैं और इन्होंने मतलब आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल में डाला रखा है जी। ये तो पहले से डरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी खुद डरे हुए हैं। आपने देखा होगा पूरे मतलब भारत के अंदर कई राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी है जो अदानी के मामले को लेके या इनके भ्रष्टाचार को लेके मतलब बोल रहे हैं जी। नरेंद्र मोदी, हाँ, तो इनके बारे में अगर खुल के अगर कोई बोल रहा होगा तो वो है सिर्फ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो इनको बोलने वाला आदमी नहीं चाहिए, इनको आईना दिखाने वाला नहीं चाहिए। जो इनके खिलाफ बोलेगा ये उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई करते हैं, उसको जेल में डालने की बात करते हैं। महमूद देशमुख साहब, आपको याद होगा एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी और हम, प्रदीप जी इज जॉइंड अस। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वेलकम। प्रदीप जी इज जॉइंड अस फ्रॉम एरोली से प्रदीप जी हमारे साथ हैं। जी देशमुख साहब, प्रीति शर्मा मेनन जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पूरी मुंबई में और महाराष्ट्र में जबरदस्त काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जरा बताने का कष्ट करेंगे सर कि वो क्या हुआ उस मैटर में, वो जो बैंड्रा का जो मैटर है जिसके अंदर हम लोग आपके पास गए थे, आपने सभी स्लम के जितने भी लोग हैं सब लोगों को इकट्ठा किया, महाराष्ट्र नगर वाले जितने भी ये लोग उनको साथ में इकट्ठा किया और उनके लिए आप काम कर रहे थे। वो आगे मसला कहां तक बढ़ा है सर, जरा बताएंगे सर प्लीज। बरोबर है जी बताएं सर प्लीज। हाँ, नहीं अच्छा हुआ आपने वो सवाल किया। आज ही महाराष्ट्र नगर में बिल्डर के लोगों ने लोगों को नोटिस बांटी है, मैं वो नोटिस आपको भेज देता हूँ थोड़ी देर में। जी प्लीज। है ना, उनका कहना, हाँ, और कोर्ट का कहना है 2 तारीख को कोर्ट हुआ था, 6 तारीख को उसका ये आया है रोजनामा, जो ऑर्डर कॉपी आई है, ऑर्डर कॉपी मैं आपको भेजता हूँ। और मैं बड़े मतलब दुख से ये कहना पड़ता है
इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ओरली जो आर्ग्यूमेंट कोर्ट के अंदर हुआ था, जी है ना, मुंबई हाई कोर्ट के जज जो है, जस्टिस है मिस्टर गौतम पटेल, जी जी है ना। जल्दी लोग इसके बारे में बोलना नहीं चाहते कि वे कंटेम हो जाएगा, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता। गौतम पटेल जो है, जो जस्टिस है जिनके कोर्ट में ये मैटर चल रहा है, उन्होंने आर्ग्यूमेंट के समय ये महाराष्ट्र नगर के एडवोकेट से कहा, ये झोपड़पट्टी वालों की औकात है क्या? सोचिए, मतलब वो बिल्डर के एडवोकेट को क्या कहते हैं? बिल्डर के एडवोकेट ने जब कहा कि हम 20,000 रुपया किराया इनको देना चाहते हैं और इनको शिफ्टिंग देना चाहते हैं, महीने का 20,000 के हिसाब से हम देना चाहते हैं, तो गौतम पटेल कहते हैं कि भाई इनको 20,000, इनकी औकात है क्या ये झोपड़पट्टी वालों की, इनको 20,000 किराया आप दे रहे हो? ये मतलब एक अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने का अधिकार इस देश के कानून ने किसी को नहीं दिया है ना। जी संविधान में ऐसा नहीं है, आप जज है, जस्टिस है या कोई भी हो, किसी को भी अधिकार नहीं है कि इस देश के नागरिक का अपमान करे। मैंने तो ये कहा है कि भाई ये इसके बारे में अगर आपके पास कुछ है, उसके बारे में कंप्लेंट तैयार की जा रही है, और ये पहला किस्सा नहीं है, भारत नगर में भी यही हो रहा है क्या? बांद्रा ईस्ट में भारत नगर में भी ऐसे लग रहा है कि गौतम पटेल मतलब बिल्डर के लिए काम कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। एक आम आदमी किसके पास जाएगा, मुझे बताइए ना। हाँ, प्रशासन काम नहीं करता है, शासन में बैठे हुए नेता लोग अगर मदद नहीं करते हैं, हाँ, और अगर उसके बाद में एक रास्ता बचता है कि कोर्ट, वो बंदा कोर्ट चला जाएगा, कोर्ट में जाने के बाद में अगर कोर्ट में एक जज ऐसा कहता है कि भाई इनकी औकात नहीं है, 20,000 दे रहे हो, इनको क्यों दे रहे हो झोपड़पट्टी वाले को? हाँ, तो ये कितनी शर्मनाक बात है। एब्सोल्युटली शॉकिंग। आज प्रदीप उनको जी, वहां पे नोटिस बहुत नोटिस पार्टी गई है। जिस प्रकार से जी। आम आदमी एक एक पार्टी- मिनट प्रदीप जी, सुनिए महमूद देशमुख साहब की बात सुन लीजिए। जी बोलिए महमूद देशमुख जी, बोलिए। आज 1,000 लोगों को नोटिसें बांटी गई है कि 29 तारीख को आपको घर खाली करना है, 29 तारीख तक दिवाली के वक्त, एग्रीमेंट दिया गया है। दिवाली के वक्त लोगों की मांग क्या? क्या बात है सर? क्या हेलो जी, बोलिए सर। हाँ, बजाज साहब, पब्लिक की मांग क्या है? पब्लिक डेवलपमेंट को विरोध नहीं कर रही है। पब्लिक का यही कहना है कि भाई हमको, अगर आप यहाँ पे डेवलप करना चाहते हो तो आप हमें एग्रीमेंट दे दीजिए, आप हमें किराया दे दीजिए। न किराया देने की बात हो रही है, न एग्रीमेंट देने की बात हो रही है, बस एक अंडरटेकिंग उनसे लिखा के लिया जा रहा है और खाली करवाया जा रहा है। ये तो सरेआम दादागिरी है। और जो वहां का बिल्डर है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, रफीक मंडेलिया, अब ये राजस्थान में चूरू से जाके एमएलए का चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस पार्टी से। यहाँ पे मतलब कांग्रेस पार्टी के नेता एक तरफ कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं लोग आम आदमी की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, और वो ऐसे बंदे को टिकट देते हैं जहां पे एक बंदे मतलब आबादी, मुस्लिम आबादी, खास करके मैं कहना चाहता हूं कि वहां पे बांद्रा वेस्ट में, महाराष्ट्र नगर, शास्त्री नगर, पटेल नगर, मेजोरिटी में मुस्लिम आबादी है, उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। तो कैसे लोगों को मतलब ये पार्टी टिकट दे रही है? जी प्रदीप जी प्लीज। आज बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने कहा कि पोल्यूशन इस कदर बढ़ गया है मुंबई में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद किया है। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी बोले दिवाली सब खत्म होने तक आप बंद कीजिए कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर पूरे मुंबई में बंद करने का आदेश है, तो फिर ये मंडेलिया जी हैं, अलग अलग बिल्डर जो है, जो लोकतंत्र के माध्यम से लोगों को बेघर करके नोटिस देने वाली बात, ये क्यों हो रहा है? दैट इज द वर्स्ट थिंग। बिकॉज आज पोल्यूशन, और इस चीज से दिल्ली केजरीवाल जी ने पोल्यूशन के लिए बहुत काम किया है, पोल्यूशन को रोकने के लिए बहुत काम किया है। थर्मल प्लांट को बंद कर दिया है, बस फ्लीट को इंक्रीज कर दिया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस किया है, 24 इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज को पीएनजी में कन्वर्ट कर दिया है, ग्रीन कवर बढ़ा दिया, विंटर पोल्यूशन प्लान के माध्यम से गए। तो आज जिस प्रकार से पोल्यूशन मुंबई में है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद करने वाली बात है, और सब जो पोल्यूशन फैलाने का चीज है उस चीज को बंद करने वाली बात है, तो आज हम क्या देख रहे हैं? वो बिल्डर फिर एक्टिव हो गए, बिल्डर फिर खाली करने वाले बात कर रहे हैं, बिल्डर फिर वही सोच रहा है कि सबको खाली कर दो। तो ये आई डोंट नो, बिकॉज देवेंद्र फडणवीस जी ने बार बार कहा था, असेंबली में भी कहा था, पहले कहा था कि जब बारिश हो रहा तो होगा नहीं। अब जिस रफ्तार से खाली करने वाली बात है, चिंता का विषय है। आपको कुछ ठोस और करना पड़ेगा। आप महमूद देशमुख जी, ये इस प्रकार से ऐसा
प्रदीप जी, अगर आप वहां पे जाकर देखेंगे, हालात लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा एक होर्डिंग बना के वहां पे लगाया गया है बिल्डर की तरफ से। ये जितना जो ऑर्डर आया है 6 तारीख का, अभी ऐसा है ना, वो कहावत है, सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। इनको ऐसा लग रहा है, बिल्डर को ऐसा, बिल्डर के तरफ से अगर हाईकोर्ट अगर खड़ा हो रहा है तो फिर आम आदमी किसकी तरफ जाए, किससे उम्मीद करेगा, आप मुझे बताइए ना। नेताओं के लिए तो बहुत आसान हो जाता है कहने के लिए, अरे वो कोर्ट मैटर है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कोर्ट में बैठा हुआ जज, वो भी तो एक इंसान है ना। एक जज अगर पार्शियलिटी करने लगे तो फिर एक आम आदमी किसकी तरफ जाएगा, किससे उम्मीद करेगा, आप मुझे बताइए ना। अपील में सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, अपील में। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए मेरा ये कहना है कि इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी कंप्लेंट करनी चाहिए। जी दुरुस्त बात, बट यू आर नॉट अलाउड टू से सो। जो आपने कहा है, अगर वो सच है, सॉरी जी, अगर वो सच है महमूद देशमुख साहब, अगर वो सच है, उच्चतम न्यायालय का खुद का डायरेक्शन है कि कोई भी व्यक्तिगत तौर पर किसी को ठेस पहुंचाने वाला रिमार्क, कोई भी कोर्ट, अपमानजनक रिमार्क कोई कोर्ट नहीं दे सकता। लेट्स बी वेरी क्लियर, दैट इज द लॉ। मैं यही कहना चाहता हूं, अगर या तो पार्शियलिटी होती है ना, बायस जजमेंट आता है, या तो अपमानजनक शब्द का अगर इस्तेमाल कोई भी जज जस्टिस करता है, उसके खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रार ऑफ विजिलेंस के पास शिकायत करने का अधिकार है। और ये हमें हमारे इस देश के संविधान ने दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जी प्रदीप जी, ना अभी जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे, वो अब आपने खुलकर बोल दिया है कि अफेक्टेड पार्टीज 90% मुसलमान समाज से बिलोंग करते हैं ना, मुसलमान समाज से बिलोंग करते हैं। और यहां पर आपके पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, बाबा सिद्दीकी जी, बीजेपी से आशीष शेलार जी, रफीक मंडेलिया, वो खुद मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। मगर अभी सब लोग मिलके अगर ये सोच लिया कि इस बस्ती को खाली करना है, बिकॉज ये एक बहुत रेप्यूटेड अच्छा बस्ती है, यानी लोकेशन वाइज बहुत बढ़िया बस्ती है, तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी सिवाय कोई इनके मदद को पहुंचने वाला नहीं है। बिकॉज जिस व्यवहार जैसे बाबा सिद्दीकी कर रहे हैं, शायद उनके पास लोग जाते हैं आशा लेकर, बट वो आशा निराशा में बदल जाते हैं, वहां पर होता नहीं कुछ काम। और जहां मुस्लिम पॉपुलेशन कभी बीजेपी को वोट नहीं करते, तो खुलेआम ये है कि आशीष शेलार जी से मदद अपेक्षित नहीं है। तो ये आपको लेना पड़ेगा, ये संघर्ष आपका है महमूद देशमुख जी, आपको करना पड़ेगा। बजाज साहब और हम लोग जितने टीम है सब आपके साथ तो है कि जस्टिस प्रोवाइड करे, लोगों को जस्टिस मिले, जो रेंट मिलना चाहिए, वो उनको बेसिक हक है वो मिलना चाहिए। अगर बांद्रा वेस्ट में आप इतने अमाउंट भी अगर देंगे नहीं और 1 साल का पेमेंट एक साथ नहीं देंगे, तो लोग जाएंगे कहां पर? और जिस रफ्तार से आप पूरे बस्ती को खाली कर रहे हो, घर भी तो मिलना चाहिए, वहां तो दूसरे ऑल्टरनेट घर कहां मिलेंगे आपको? तो ये सब एक चिंता का विषय है, जिसमें आम आदमी पार्टी सिवाय मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी नहीं है, केवल आम आदमी पार्टी है जो ये इस विषय को उठा रही है। महमूद देशमुख जी, अब आगे क्या बताएं? आपकी बात हुई प्रीति शर्मा मेनन जी से, बात हुई आपकी, बाकी अन्य लोगों से बात हुई? नहीं, ऐसा है, अभी प्रीति शर्मा मेनन जी मतलब आउट ऑफ इंडिया थी, वो अभी आजकल में आ जाएंगी जी। और इस मसले को हमारे अध्यक्ष महोदय से भी हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये लड़ाई जो है, हमारी नेता मुंबई की अध्यक्षा प्रीति शर्मा मेनन जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी रास्ते पे उतर के ये लड़ाई लड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग न किसी से डरने वाले हैं न दबने वाले हैं, ये आप बेफिक्र, आपके माध्यम से ये मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ। इस समय रहते अभी भी ये लोग जाग जाए तो बेहतर है, लोगों के साथ इंसाफ करे तो बेहतर है, वरना आम आदमी पार्टी बांद्रा वेस्ट के झोपड़पट्टी के लोगों के लिए रास्ते पे उतरने के लिए तैयार है। वंडरफुल। लेकिन सर, जी प्रदीप जी बोलिए। मुझे सर वो पोल्यूशन वाला इश्यू है, जो मुंबई पोल्यूटेड एरियाज पोल्यूशन कंट्रोल जिस प्रकार से करना चाहिए, कोर्ट का इंटरफेरेंस होना चाहिए, इस विषय पे आम आदमी पार्टी से इसलिए चर्चा होना चाहिए बिकॉज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छा काम किया है, भले बिकॉज वहां बगल जो हरियाणा है और उत्तर प्रदेश में केजरीवाल जी का कहना है कि वहां पर कंट्रोल कुछ हो नहीं रहा है, इसके लिए दिल्ली इज बीइंग अफेक्टेड।
दिल्ली हैज वर्कड वेरी मच टुवर्ड्स पोल्यूशन। और आज मुंबई में जो पोल्यूशन लेवल्स है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से इंटरफेयर किया है और कहा कि गवर्नमेंट हैज टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस, बिकॉज आज के तारीख में पूरे मुंबई डेवलपमेंट मोड में आप बीकेसी देखेंगे, बीकेसी इज द मोस्ट पोल्यूटेड प्लेस इन द होल ऑफ मुंबई। इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रीथ जी। यू कांट आपके पास बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, मेट्रो रेल का काम चल रहा है, बगल कलीना में करीबन 10 जगह पे जबरदस्त कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रहा है। और पूरे मुंबई में जो फिगर्स फैक्ट्स बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी द हाईएस्ट लेवल, और पोल्यूशन एयर क्वालिटी कंट्रोल बिल्कुल है ही नहीं, एंड एयर इज पोल्यूटेड। समथिंग हैज टू बी डन सिमिलर टू हाउ केजरीवाल जी इज डूइंग इन दिल्ली में जो जबरदस्त काम पोल्यूशन भले अभी भी कंट्रोल हो नहीं पा रहा है, बिकॉज हरियाणा और उत्तर प्रदेश में वो सेफ्टी मेजर्स लिया नहीं गया अब तक, मगर मुंबई इज अ पोल्यूशन प्रॉब्लम। इसको कैसे डील करेंगे, बहुत बड़ा चैलेंज है। देशमुख साहब क्या करेंगे? वो आपको प्रीति शर्मा मेनन सबको कुछ ना कुछ एक आंदोलन तरीके से सामने आना पड़ेगा, बिकॉज बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि कंस्ट्रक्शन रोक दो। देशमुख जी जी ऐसा है, लेकिन उसके बावजूद कंस्ट्रक्शन का काम रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा है। इसका जिम्मेदार पूरे तरीके से महाराष्ट्र शासन है। ये महाराष्ट्र शासन ने इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुंबई महानगर पालिका ये जो कमिश्नर है उन्होंने जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन आज मुंबई के अंदर बिल्डर लॉबी को ये सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ की सरकार, तो कैसे ये लोग मतलब इसको रोकेंगे? आप मुझे बताइए ना। ये नहीं रोकेंगे, हम इसके लिए उतरेंगे मैदान में। और सिर्फ ये देखिए, ये पोल्यूशन की वजह से यहाँ तक नौबत आई है कि फिर कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी को फिर एक बार मास्क लगाना पड़ेगा। ये पोल्यूशन का असर जो है आम आदमी के लंग्स पे होने वाला है। कल आने वाले कल में लोगों को इससे कैंसर होने की चांसेस है। इसके हो रहा है सर, वो सोच नहीं रहा है। हो रहा है, आज भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, जो आप बता रहे हैं वो आज भी हो रहा है। ये जिन इलाकों का जिक्र अभी प्रदीप जी ने किया, जैसे हमारा ऑफिस जो है वो बीकेसी में है, यहाँ पर सांस लेना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है यहाँ पे। और वही हाल जो है चिंबुर का है, वही हाल जो है बाकी हर जगह का है। एक तरफ हाईकोर्ट ने कहा है जी, एक तरफ हाईकोर्ट ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। सर जो डेमोलिशन है वो भी तो एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, उससे भी तो धूल उड़ती है। बिल्कुल देशमुख साहब, तो डेमोलिशन कैसे हो सकती है इस टाइम पीरियड में? डेमोलेशन, वही कह रहा हूं ना मैं कि डेमोलेशन की जो बात कर रहे हैं, ये तो लोगों को उजाड़ने की बात कर रहे हैं जी। प्रदूषण तो ठीक है, अपनी जगह पे प्रदूषण तो होगा है, लेकिन ये तो लोगों को सरेआम लोगों को उजाड़ने की बात हो रही है, दादागिरी की बात हो रही है। यहाँ पे तो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये सभी पार्टियां मिलकर मतलब लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज अपने दर्शकों को बताना पड़ेगा, जो कि अभी प्रदीप जी ने कहा, मैं उसको दोहरा देता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र नगर का जो विषय है वो ले रही है और बाकी स्लम्स का इशू ले रही है, और कोई पार्टी भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। महमूद देशमुख जी, मतलब आप तो कांग्रेस में रह चुके हैं, आपको मालूम है कांग्रेस कैसे फंक्शन करती है और कहां कहां पर कांग्रेस के नेताओं का हस्तक्षेप रहता है, ये आपको मालूम है। उसके बारे में बताएं जरा। बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं मैं, इसीलिए तो देखिए अभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज जो कांग्रेस का जो हाल बना ना, वो इसीलिए बना है। आम आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए कोई नेता आगे नहीं आया जी। जब आम आदमी की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, ये बिल्डर लॉबी के साथ में हमेशा खड़े रहे जी। जब बिल्डर लॉबी के साथ में खड़े रहेंगे तो आम आदमी कहां जाएगा? आप मुझे बताइए ना। आज जो पतन हुआ है उसका कारण यही है, इससे पैसे के पीछे लोग भागे हैं, इसीलिए तो ईडी की इंक्वायरी लगी है। कई लोग छोड़ छाड़ के मतलब आज जो बीजेपी में बैठे हुए हैं या घर बैठे हुए हैं, उसका कारण क्या है? जी दुरुस्त बात। बट मुझे नहीं लगता कि ये, एक तो है कि बांद्रा वेस्ट महाराष्ट्र नगर वाली समस्या है, और दूसरा है कि पूरे मुंबई में जो बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर को एनफोर्स करने के लिए मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होंगे अपने आप, बिकॉज जितने भी पार्टी हम लोग देख रहे हैं वो टोटल अभी पॉलिटिक्स में इसलिए इन्वॉल्व हो गए, लोगों के प्रॉब्लम्स लेके नहीं जा रहे हैं, लोगों की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं आपस के झगड़े चल रहे हैं, और पूरे महाराष्ट्र में एक रिजर्वेशंस के एक दौर चल रहे हैं। जैसे आज भुजबल साहब ने जिस प्रकार से कल 2 दिन से विरोध कर रहे हैं कि आपने जो किया, तो आज ओबीसी पूरे संगठित जितने लीडर्स है संगठित, तो पूरे महाराष्ट्र तो अलग इश्यूज में जल रहे हैं।
ये लोगों के जो बेसिक इश्यूज है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ, द क्वालिटी ऑफ वे ऑफ थिंग, जो रहने वाली चीज है, द बिल्डर्स के जो अट्रोसिटीज चल रहे हैं लोगों पे, इसमें कोई पार्टी को आज के तारीख में टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मेहमूद देशमुख जी, आप लोग को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी आज देखो, आज जिस प्रकार से हम लोग बात कर रहे थे, जिस प्रकार से आज मराठा रिजर्वेशन में से ओबीसी रिजर्वेशन चल रहा है, भुजबल साहब ने कल कुछ बोला कि जिस प्रकार से कुणबी रजिस्ट्रेशन आप दे रहे हो और कुणबीस को आप इन्वॉल्व कर रहे हो, ओबीसी का पूरा रिजर्वेशन खत्म हो चुका है। और अभी आज ओबीसी लीडर सब एक साथ आए, तो एक साथ आके दिवाली के बाद बहुत बड़ा आंदोलन, उग्र आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में चलने वाला है। तो लोग जितने पॉलिटिकल पार्टीज है इसमें इन्वॉल्व है। आम आदमी पार्टी आपको आगे बढ़कर कुछ लीड लेना पड़ेगा अनिल देशमुख, मेहमूद देशमुख जी, ये बिकॉज दूसरे पार्टी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। उनको ओबीसी और मराठा रिजर्वेशन, मुस्लिम रिजर्वेशन, लिंगायत रिजर्वेशन, धनगर रिजर्वेशन, इस पे ही बहस चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में। ये जो बेसिक इश्यूज है आम आदमी का, उसमें सिर्फ आम आदमी पार्टी करेंगे, इसलिए आपको बहुत बड़ा रोल है, आपका आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। देशमुख जी बोलिए। जो रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उसको सिर्फ आम आदमी पार्टी देख रही है, उसके ऊपर लड़ना चाहती है। हम आम आदमी पार्टी का एजेंडा ये डेवलपमेंट का। आम आदमी पार्टी न जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, न पंथ के नाम पे, न प्रांत के नाम पे राजनीति करती है, न रिजर्वेशन के नाम पे राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी डेवलपमेंट के ऊपर राजनीति करती है। बात ऐसी है ना, ये जो रिजर्वेशन का जो मसला खड़ा हुआ है, इसके पीछे अगर मेन वजह अगर देखोगे आप, तो विकास है, डेवलपमेंट है। अगर सामाजिक विकास अगर हुआ होता तो आज मराठा समाज भी आरक्षण की बात नहीं करता। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। मैंने जैसे लास्ट टाइम भी आपसे कहा, मैं पिछले 10 दिन में सोलापुर में रहा। मैं गांव खेड़े से मेरे मतलब ताल्लुकात है, मैं भी एक गांव से आया हुआ बंदा हूं। तो गांव में आज अगर आप देखेंगे, मराठा समाज का हालात एक जैसा नहीं है। हर मराठी आदमी मतलब पैसे वाला है, धनवान है, ऐसा नहीं है। आज मराठा समाज में भी गरीबी है। तो अगर उनके मराठा समाज के अगर गरीब लोगों को अगर रिजर्वेशन मिलता है तो किसी को मतलब उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, इस महाराष्ट्र में बैठी हुई एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार ये ओबीसी और मराठा समाज को आपस में लड़वा के अपनी राजनीति करना चाहती है। इनके पास वो इच्छा शक्ति नहीं है ये किसी के बारे में मतलब सोचे। ये सिर्फ मतलब एक अपना वक्त खींचना चाहते हैं। लोगों की जो परेशानियां, महंगाई है और बेकारी है, बेरोजगारी है, और लोगों के जो प्रश्न है, जैसे मुंबई का आपने पर्यावरण का विषय लिया, ये सब बातों पे से ध्यान हटाने के लिए इसके मामला रिजर्वेशन का मामला लेके खेल रहे हैं। तो ये गलत होता है। मैं ये बार बार ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी की भावनाओं से मत खेलिए। रिजर्वेशन अगर पॉसिबल है तो आप देने की कोशिश कीजिए जी। लेकिन महमूद देशमुख साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बनती है कि जैसे हाल ही में आदरणीय सामान्य अरविंद केजरीवाल जी मध्य प्रदेश में थे, उसके बाद छत्तीसगढ़ में गए और अभी शायद राजस्थान में थे, और उसके पहले थोड़ी देर के लिए अभी हरियाणा में भी गए। हरियाणा में तो खैर चुनाव अभी नहीं है, अगले साल है। लेकिन जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के मॉडल को और पंजाब के मॉडल को सामने रखा है, उससे तो ये लगता है कि लोगों के को बहुत प्रभावित किया उन्होंने हर जगह पे। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में जो सिंगरौली में उनका जो रोड शो था, अरे जबरदस्त, लाखों की भीड़, बाप रे बाप। मतलब हमें तो ऐसा लग रहा है कि वहां पे आम आदमी पार्टी शायद कोई 10-15 सीट ले जाएगी आराम से मध्य प्रदेश में, लग तो ऐसा रहा है। लेकिन इससे ये प्रतीत होता है कि अकेली आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी यानी आम आदमी और औरत के जो व्यक्तिगत इशू हैं, जो रोजमर्रा के जीवन में जो असली विषय हैं, उनके ऊपर बात करने वाली पार्टी सिर्फ एक ही है और कोई नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी राह पे चलते रहेंगे, कि आप डाइवर्ट नहीं होंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। महमूद देशमुख साहब। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, हमारा जो एजेंडा क्लियर है कि हम लोगों के विकास के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों की शिक्षा के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, हमारा रास्ता क्लियर है, स्ट्रेट है, हम उस पर चलते रहेंगे। भले भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कितनी भी रुकावटें डालने की कोशिश करे, हम हमारे एजेंडे से हटने वाले नहीं है। कितना भी ये दबाने की कोशिश करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे, आम आदमी पार्टी का नेता, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता
अपने राह से भटकने वाला नहीं है, हटने वाला नहीं। और लेकिन मैं महमूद समझता हूँ देशमुख इस देश साहब, का अगर हर मान नागरिक, लीजिए इस देशमुख देश साहब, का हर नागरिक यही चाहता है, वो अपने परिवार का विकास चाहता है। इस देश का विकास सही मायने में तब होगा जब अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा हेल्थ का जी फैसिलिटी मिलेगी, है ना, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो अपने आप मतलब देश की तरक्की होगी। और लेकिन आम आदमी यही चाहता है। लेकिन महमूद बोलिए। देशमुख साहब, ये आप बता दें जरा छोटी सी बात, अगर मान लीजिए अगले दिन, एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, दिवाली के बाद, दिवाली के पहले अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होगा, वो जरा बताएं। क्या होगा मतलब सरकार तो चलते रहेगी सर, अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सुनिए, दिल्ली जी के मुख्यमंत्री पद पे अरविंद केजरीवाल जी ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कल दिल्ली के सभी विधायकों ने यूनानी मसले प्रस्ताव पारित किया कि भले कुछ भी हो जाए, अरविंद केजरीवाल जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आप अरेस्ट कर सकते हो, है ना, आपने अरेस्ट किया, इसका मतलब वो मुजरिम नहीं है, कन्विक्ट। गुनहगार जी तब होंगे जब सजा होगी। आप सजा तो हो नहीं रही है, आप तो झूठे आरोपों में उनको गिरफ्तार करोगे। जैसे इसके पहले आपने पूरे देश में हर ईमानदार नेता को गिरफ्तार किया है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी गिरफ्तार किया है, तो आप गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब गिरफ्तार करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो गुनहगार साबित हो गए। जब तक गुनाह साबित नहीं होता, जब तक वो कन्विक्टेड नहीं होते हैं, तब तक उनको मतलब वहां से मतलब कोई नहीं हटा सकता, वो बने रहेंगे। हम जेल से चलाएंगे सरकार, क्या फर्क पड़ता है? जी दिल्ली की प्रदीप जी, सरकार तो चली रहेगी। दिल्ली महमूद की जी, जनता ने उनको चुन महमूद के जी, दिया है। सुनिए, बात दिल्ली की यह जनता है ने कि उनको मुख्यमंत्री बनाया है। बात ये यह दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहेंगे। इंडिया अलायंस में रहेंगे कि नहीं ये आम देश आदमी ये भी देख पार्टी? लेगा कि दिल्ली जेल से भी मतलब सरकार चल सकती है। ये बहुत बड़ा चुनौती ये है कि आम आदमी क्या इंडिया अलायंस के मेंबर रहेंगे। बिकॉज हम लोग जहां तक देख रहे हैं, इंडिया अलायंस में रह के आम आदमी पार्टी शायद अपना उतना ग्रोथ हो नहीं पा रहा है जितना होना चाहिए। आप मध्य प्रदेश में भी लड़ रहे हो, राजस्थान में भी लड़ रहे हो, मगर कांग्रेस ने आपका एजेंडा कट पेस्ट करके अपना एजेंडा कर वो घोड़ा आगे चल रहा है। वो उस घोड़ा इसमें इस प्रकार से आगे चल रहा है कि वो जीतने वाले घोड़ा हो चुका है। तो आप अगर इंडिया अलायंस में सोचना पड़ेगा क्या आप इंडिया अलायंस में रह के आपका ग्रोथ होगा कि नहीं। महमूद देशमुख जी, इंडिया अलायंस, महमूद देशमुख जी, आप सुन पा रहे हैं महमूद देशमुख जी? I think he can't hear us. I think he can't hear us. So perhaps that's the reason why. But that's a very important question, Pradeep ji. yes, That is the बिल्कुल most sir. important question because up till now the Aam I Aadmi can Party has hear grown. इंडिया अलायंस में रह के महमूद देशमुख जी, आम आदमी पार्टी का ग्रोथ होगा नहीं। बिकॉज राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आपका एजेंडा कॉपी पेस्ट करके कांग्रेस बहुत आगे निकल चुका जी। है। आप इंडिविजुअल आपका आइडेंटिटी एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हो महमूद देशमुख जी। तो पूरे गणित यही है कि आप अगर इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे, वो बोले न खुदा मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, ये हालत आम आदमी पार्टी का शायद हो जाएगा। तो आपको जो नॉर्मल पॉलिटिकल पंडित्स का कहना है कि आपका इंडिविजुअल आइडेंटिटी रख के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इंडिया अलायंस में रह के आप अपना पैर पे कुल्हाड़ी कुछ मार रहे हो। महमूद देशमुख जी, देखिए, इंडिया अलायंस जो है ये लोकसभा चुनाव के लिए बना हुआ है, न कि विधानसभा के लिए बना है और न कारपोरेशन के लिए बना हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी विधानसभा भी अपने बलबूते पे लड़ेगी, कारपोरेशन के चुनाव भी अपने बलबूते पे लड़ेगी, और आम आदमी पार्टी की जो आइडेंटिटी है वो बनी रहेगी। देखिए, कोई कॉपी करता है वो कॉपी ही कहलाता है। जैसे अभी आपने कहा ना कि आम आदमी पार्टी का कॉपी करके राजस्थान में कांग्रेस काम कर रही है, तो कॉपी अलग चीज है और ओरिजिनल होता है। लोग ये तो मानेंगे ना कि भाई ये आम आदमी पार्टी का एजेंडा है, इसको कांग्रेस ने कॉपी किया है। और हमारे जो नेता है अरविंद केजरीवाल जी का भी कहना ये है, वो ये नहीं कहते कि भाई जो हम काम कर रहे हैं वो कोई नहीं करना चाहिए, किसी ने नहीं करना चाहिए। वो तो ये कहते हैं कि भाई करो, ये पूरे देश में ये फार्मूला लागू हो जाए। वो पूरे देश के बारे में सोचते हैं, इस देश की 140 करोड़ की आबादी के बारे में सोचते हैं। वो कोई मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं करते हैं। तो इसमें मगर की कोई बात नहीं है। बोलिए।
मगर जब तक आप इंडिया अलायंस में रहेंगे आपका ग्रोथ तो होगा ही नहीं है। मीन्स कोई भी पॉलिटिकल पंडित को पूछिए आप, यहां पर क्या आपका ग्रोथ सीमित रहे? आप भले बोले कि लोकसभा के लिए, अभी यही कंफ्यूजन अखिलेश यादव का था। अखिलेश यादव भी अभी खुलेआम बाहर निकल के आए, बोले कि उनके लोगों को बोल दिया कि हमको कांग्रेस को वोट नहीं करना, बिकॉज वो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, एक कंट्रोवर्सी। बिकॉज उनको ये था कि हर इंडिया अलायंस है तो हर चीज में अलायंस है। अब लोकसभा अलग है, असेंबली अलग है, आपका भी जितना मूवमेंट राजस्थान और मध्य प्रदेश में होगा स्लो मूवमेंट हो गया। आपको लग रहा था कि पहले शायद वोट शेयर होगा, बंटवारा होगा, कि सीट का बंटवारा होगा, ये कुछ नहीं होगा। जितने आप जाना चाहिए था, थोड़ा लेट पहुंचे सब जगह। तो ये एक विषय होने ही वाला है। और कांग्रेस शायद इंडिया अलायंस का मीटिंग इसलिए हमेशा डिले कर रहा है, बिकॉज अब तक आपको 2024 का तैयारी करना चाहिए था। सीट शेयरिंग का तैयारी बैठ के 3-4 मीटिंग एक साथ करके, ये अलग अलग 3 मीटिंग हो गया, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं अभी तक आपका इंडिया अलायंस का। तो कैसे लड़ोगे 2024 में एकजुट होके? क्या कांग्रेस अपना पक्ष मजबूत कर रहा है? देखिए ऐसा है, हर पार्टी को अपनी साइड मजबूत करने का अधिकार है ना। कांग्रेस अपना काम करेगी, हम हमारा अपना काम करेंगे, इसमें कोई किसी को मतलब बुरा मानने की जरूरत नहीं है ना। ये और जो आपने कहा कि जो मीटिंग्स के बारे में, इंडिया अलायंस की मीटिंग का मुंबई के बाद में कोई इंडिया अलायंस का मीटिंग नहीं हुआ है। अभी 5 राज्यों का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद में मैं समझता हूं कि इसके बारे में हमारी दिल्ली के हाईकमांड है, वो लोग निर्णय लेंगे और शायद मीटिंगें होंगी, क्योंकि अभी सभी पार्टियां जो है लेकिन अभी तक देखा गया है महमूद देशमुख साहब, जो प्रदीप जी ने कहा, बड़ी सरल भाषा में आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। अभी तक देखा गया है कि आम आदमी पार्टी जो है उसकी इतनी जबरदस्त, जो उसको बढ़ावा मिला इतने जबरदस्त तरीके से। अरे भाई, सबसे छोटी उम्र की पार्टी है जो नेशनल पार्टी बन गई है, राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आज तक कभी कोई और पार्टी को राष्ट्रीय स्तर नहीं मिला है इतनी कम उम्र में, जो 10 साल की जो आम आदमी पार्टी को मिला है। मतलब ये तो चमत्कार है। आप लोगों को मालूम नहीं है आप लोगों ने क्या किया है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन ये सब हुआ है क्योंकि आप लोग अकेले रहे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकल करके जो आम आदमी पार्टी बनी, आप लोगों ने अपनी राह अकेले चुनी। जैसे उदाहरण के तौर पर आप जो अभी महाराष्ट्र नगर में कर रहे हैं, बांद्रा में, अरे कोई और पार्टी नहीं आती वहां पे। आप अकेले चलेंगे तो आम आदमी पार्टी बढ़ेगी, मेरा तो ये मानना है साहब। ये कांग्रेस और ये बाकी जितनी भी पार्टियां हैं जिनके आसपास आप लोग हैं, उनका मकसद यही होगा कि आपको खा जाएं। सीधी बात बोल रहा हूं मैं महमूद देशमुख साहब। आप ये बताइए, अगर इंडिया अलायंस में, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, इसलिए हंस रहे हैं आप, इंडिया अलायंस में अगर असल में कुछ दम होता तो आज कांग्रेस के लोग, शरद पवार जी की एनसीपी के लोग, शिवसेना के लोग, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना के लोग आपके साथ खड़े होते बांद्रा वेस्ट के स्लम की लड़ाई में। एक भी नहीं आया, आप अकेले लड़ रहे हैं। बोलिए महमूद देशमुख जी, अगर मैं गलत बोल रहा हूं या प्रदीप जी गलत बोल रहे हैं तो बताएं प्लीज। अभी आपने कहा, अभी आप थोड़ी देर पहले प्रदीप जी ने खुद कहा है ना जी। आवाज आ रही है सर? आ रही है, बिल्कुल यस सर। है ना, आपने कांग्रेस के नेता का नाम लिया, वहां पे जो इन्वॉल्वमेंट है। देखिए मुंबई शहर के अंदर आपने देखा होगा सभी पार्टियों कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। तो कौन किसकी लड़ाई लड़ेगा? और यह हमको किसी के सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ यहाँ पे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुद सक्षम है। हमारी जो मुंबई की नेता है प्रीति शर्मा मेनन जी, वो खुद सक्षम है। हमारे नेता के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी खुद अपनी लड़ाई रास्ते पे आम आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। तो हमें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम खुद अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। तो उसके लिए आप निश्चित रहिए। राइट। महमूद देशमुख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और इसी तरह आप संघर्ष करते रहें। आपको साधुवाद। मुंबई शहर को आपकी ज़रूरत है। लोगों की उम्मीदें आम आदमी पार्टी के साथ और आपके साथ जुड़ी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रीति शर्मा मेनन जी के नेतृत्व में और बाकी आपके जितने भी साथी हैं इसी तरह गरीब लोगों का काम करते रहेंगे। हम यही उम्मीद करते हैं।
नमस्कार धन्यवाद। सर, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। Pradeep ji, but one thing Yes, is sir, very, yes. but one thing is very, very clear. The India alliance, let me tell you, is really and truly is falling apart. It's not really Sir, there. Let's be very clear. sir- Even as far as the Congress is concerned, I think, you know what? I think the Congress would not be unhappy at all if there is no India alliance, because the Congress has suddenly realized that, hey, listen, we are back. We are back to where we used to be. Why do we need these guys? Why do we need these hangers on? They're only going to pull us down. Pradeep ji. एग्जैक्टली सर, दैट इज व्हाट द कांग्रेस इज डूइंग। आप तीनों मीटिंग आप देखिए, जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सब नेता निकल जाते हैं। नोबडी हार्डली इज देयर फॉर द जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होता है मीटिंग। नो वन इज देयर। जो आते हैं पहले दिन कोई टाइम पे नहीं आते, सब बैठ गए, बीच में बैठ गए और समापन से पहले सब अपने अपने काम से निकल जाते हैं। दैट इज व्हाट द पॉलिटिकल पंडित्स आर सेइंग। इफ राहुल गांधी हैड अबाउट 6 days visit to Europe and he could spend 6 days there, Mamata Banerjee could go to some place in Europe and stay there for 6 to 7 days. Why can't all these leaders come together and work together for 5-6 days somewhere in Mumbai, Calcutta, or wherever you call it, so that you have an agenda in place? अब 3 मीटिंग हो गए, there's no agenda in place, करेंगे, but I think Congress is serving its interest. They know that none of the other parties are so strong enough. Nitish Kumar on his own is not strong enough. Yes. Mamata Banerjee's presence is only till Bengal. Stalin's presence is only in Tamil Nadu. That's so right. they can, carrying them, and what seat sharing are you going to talk to Stalin in other parts of the country except in Tamil Nadu? What seat sharing are you going to talk to Mamata Banerjee except in Bengal? So these are all parties. And Sharad Pawar ji का क्या अपना, अब ग्राम पंचायत साथ में नहीं है, उद्धव ठाकरे जी का ग्राम पंचायत साथ में नहीं है। Congress is slowly knowing that the Congress can be the only challenge. Congress led, तो जितना ये डिले करे, Congress is benefiting because Congress is working very hard. ये 5 states में जिस प्रकार से Congress काम कर रही है, that is fascinating. Never we have seen the Congress so hard. Now you see Priyanka Gandhi, Rahul Gandhi, every day their whole itinerary is filled with election meetings wherever it is possible. They are working very hard for the elections, and they are working to a plan. You got a well-knit organization out there with strong, straight leadership. So probably they are least interested in the alliance. So as far as the Lok Sabha election is concerned, it will be BJP versus the Congress. Exactly, that's going to be the thing. And BJP wins. And BJP, I mean, unless we say the God's hand or something happens, the hand of God or the wish of God happens, something, तो फिर अलग है, routine process just. I think what will happen is, as we've been talking about it, Congress will emerge as the largest opposition party, because where is the Congress vote going to come from, Pradeep ji? We've had this discussion on so many occasions. Exactly. Where is it going to come from? Congress का वोट कहाँ से आएगा? जो बाकी उनके इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं वहीं से आएगा। उन्हीं पार्टीज को खा करके कांग्रेस आगे बढ़ेगी साहब। Exactly. बिकॉज बीजेपी का वोट तो आपको मिलता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का वोट तो कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस को अगर वोट मिलेगा, एनसीपी का वोट मिलेगा, इधर उधर टीएमसी का वोट मिलेगा, और बाकी अन्य जो पार्टीज हैं इधर उधर जो कांग्रेस से ही बाहर निकली हैं उनका वोट मिलेगा। प्रदीप जी, दैट्स इट। सर, आप अभी ग्राम पंचायत इलेक्शन देखे, अजित पवार हैज शोन हिज स्ट्रेंथ। यस, अजित पवार हैज शोन हिज ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी. He has decimated Sharad Pawar totally. In fact, he has moved ahead as a second partner to BJP. He moved ahead of Eknath Shinde ji also. जो एकनाथ शिंदे जी तीसरा है ग्राम पंचायत polls में, BJP, Ajit Pawar, and second. So the very fact that we are fearing that will Bala Saheb Thackeray's votes go for Eknath Shinde, will Sharad Pawar's votes go for Ajit Pawar? Ajit Pawar, by his organizational capacity and capability, has shown that the entire 17% votes are going to come to Ajit Pawar, because actually he has been the person in action. He has been working on the ground, not Sharad Pawar. Sharad Pawar's image tha. They were together. So in effect, Mr. Devendra Fadnavis's decision to get both Eknath Shinde and Ajit Dada Pawar has paid off. Very clear. It's actually paid off. अभी ये राउत बोलेंगे कि B form नहीं था, ये election without B form, but the message is clear. The vote has transferred. The vote पूरे transfer. Sharad Pawar's vote has gone to Ajit Pawar. He has carried the entire organization with him, and he has carried the voters also along with him. And Eknath Shinde, we thought that the Bala Saheb Thackeray's votes will not go, but the Gram Panchayat elections has seen him way ahead of Uddhav Thackeray. If the Gram Panchayat elections are any indication, the BJP
that BJP is likely to sweep the elections again in Maharashtra. बिल्कुल, That's what exactly, sir. And you have to give credit to Dev Fadnavis ji. That's right. Fadnavis ji has now whatever you say, Modi ji का है, I mean backing है, Amit Shah का backing, JP Nadda, big three are with him. But the Gram Panchayat election shows BJP single-handedly has taken such a big lead where the number one position is concerned. It's a big lead. And I agree in totality, it will be suicidal for the Aam Aadmi Party to remain with the India Alliance. The Totally, sooner they sir. come out of the India Alliance, the better it will be for them. वो Exactly. छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के, जैसे गुजरात में 13.5% पे आ गए, राजस्थान में भी थोड़ा बहुत वो ले लेंगे, कांग्रेस को हराने का काम करेंगे, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के वोट काटेंगे, लेकिन उनका खुद का वर्चस्व बना रहेगा। सीधी बात है, अगर वो इंडिया अलायंस का हिस्सा रहते हैं तो आम आदमी पार्टी क्या मतलब इफेक्टिवली फेयरवेल है, 2024 आम आदमी पार्टी की फेयरवेल होगी, ऐसा होने वाला है। एट द मोमेंट विद अस फ्रॉम द बीजेपी वी हैव मिस्टर प्रदीप पेशकर। प्रदीप पेशकर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे जय भवानी, जय शिवाजी। तो पेशकर साहब मुबारकबाद हो आपको, शुभकामनाएं। धन्यवाद। अरे पंचायती राज में तो कमाल कर दिया भाई, पंचायत इलेक्शन में तो क्या कमाल कर दिया, वाह जबरदस्त। धन्यवाद। ये क्या, ये कैसे हुआ है, इसके बारे में जरा बताएं प्रदीप पेशकर साहब, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। ये हमारे लिए तो एक्सपेक्टेड ही है जी, लेकिन विरोधियों के लिए बहुत ही शॉकिंग है जी, क्योंकि इन्होंने कभी रूट लेवल तक क्या काम हो रहा है इसका कभी मायना ही नहीं किया, कभी देखा ही नहीं है उस तरफ कि सच में क्या हो रहा है। ये टीवी स्क्रीन तक उनका लिमिटेड है और वो उनके विरोधियों के इंडिया आघाड़ी जो कहते हैं उनकी आगे पीछे भागने में ही अभी उनका समय जा रहा है। इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, वो भाग जा रहा है, वो भाग जा रहा है, ऐसे हो रहा है। तो सच तो बात यह है कि देवेंद्र जी की लीडरशिप 2019 में भी जनता ने मानी थी और उसका रिजल्ट अभी फिर से दोबारा दिया है कि देवेंद्र जी की लीडरशिप फिर से एक बार जनता ने मानी है महाराष्ट्र। लेकिन यहाँ प्रदीप पेशकर साहब ये एक सवाल है मेरा, इसके पहले के प्रदीप जी, एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार साहब अपना सवाल पूछे हैं। देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, मैं कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ, नेता जो है ज्यादा जवाब देते नहीं है। नेता इस सवाल का तो जवाब नहीं देते, जब तक कि पार्टी का इंस्ट्रक्शन नहीं होगा वो देंगे नहीं। और मुझे मालूम नहीं आप देंगे या नहीं देंगे, मुझे पता नहीं साहब। देखिए ऐसा है, जितने भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जितने भी संघ के भी जितने भी कार्यकर्ता हैं, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के जो ब्लॉक इंचार्ज है, बाकी जिला परिषद का जिला का जो इंचार्ज है, उन सब लोगों से जब बात होती है, हर एक कोई ये कहता है कि हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि देवेंद्र जी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के, तब जाकर के स्थिति बहुत अनुकूल होगी विकास के लिए। आप बताएं, मैं अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे ठीक कर लें, बोलिए। मैं दो जवाबदारियों में जवाब देता हूं। मेरे पास दो जवाबदारी है। एक, मैं तो बचपन से संघ कार्यकर्ता हूं, स्वयंसेवक हूं जी, और भाजपा का एक निष्ठावान कार्यकर्ता मैं समझता हूं। और दूसरा, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी हूं जी। अभी प्रवक्ता के नाते मैं ये जवाब दूंगा, ये जरूर है कि अभी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री महायुति के एकनाथ शिंदे जी है और दूसरी बात देवेंद्र जी अभी उप मुख्यमंत्री है और उन दोनों के लीडरशिप में अभी ये सरकार चल रही है और इलेक्शन तक चलेगी, ये हमारे नेताओं में स्पष्ट किया है। दूसरी, कार्यकर्ता के नाते मैं ये बोल सकता हूं कि हर एक कार्यकर्ता की भावना होती है कि मेरा नेता को मैं सर्वोच्च स्थान पर देखूं। मेरे नेता को सर्वोच्च स्थान पर देखने में जितना मुझे आनंद है उतना और किसी को देखने में नहीं है। ये तो हर कार्यकर्ता की इच्छा है, इसमें आपका सवाल पूछना और हमने जवाब देना इसकी जरूरत भी नहीं है। किसी भी कार्यकर्ता को पूछिए, वो फिर एक बार देखना चाहता है। लेकिन आज क्या स्थिति है राजनीति में और महायुति, जो हम लोग अलायंस का पॉलिटिक्स देखते हैं, तो जनता ने दिया हुआ मैंडेट छोड़कर जब उद्धव ठाकरे गए तब उसके लिए जो करना चाहिए वो देवेंद्र जी ने किया और माननीय एकनाथ जी ने उसका साथ दिया और हिंदुत्व के विचारधारा पर फिर से एक बार शिवसेना और भाजपा की महायुति हो गई।
तो मुझे लगता है कि एकनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छी चल रही है, तो वो भी हमारे नेता है। अब संघ के स्वयं सेवक के माध्यम से जवाब दे दीजिए। आवाज नहीं आई। पेशकर साहब, आप आरएसएस से हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ये तो आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते आपने उत्तर दिया, अब संघ के स्वयं सेवक के नाते भी उत्तर दे दें। बिल्कुल बराबर है, मैं तो संघ का प्रवक्ता हूं नहीं, लेकिन संघ के स्वयंसेवक के नाते मैं ये जरूर कहूंगा, जो हिंदुत्व की राजनीति करेंगे, जो राष्ट्र को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए राजनीति करेंगे, उनको हमारा समर्थन रहेगा। कोई व्यक्ति विशेष का महत्व संघ के कार्यकर्ता के प्रति नहीं होता है, हम राष्ट्र के नाते काम करने वालों के पीछे हम खड़े हैं। वंडरफुल। प्रदीप जी। या पेशकर साहब, पेशकर साहब, इस चीज को मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के हर एक कार्यकर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम देवेंद्र फडणवीस ने बहुत त्याग और बलिदान दिया है। ग्राम पंचायत इलेक्शन में भी आपने जबरदस्त मुकाम हासिल कर दिया है, नंबर 1 पार्टी आप बनकर हो गए। नंबर 2, फिर नंबर 1 बनने के बाद भी फडणवीस साहब नीचे रुक चुके, नंबर 2 पोजीशन ले रहे हैं। आप लोग पूरे जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हो, आपने हाथ पे दिल रखकर आपने थाम लिया कि मोदी साहब को हमको 2024 में प्रधानमंत्री देख रहा है, उसके लिए आप त्याग बलिदान जो भी करना करेंगे। सर्वेश बोल रहा था कि शरद पवार का 17% वोट शेयर अजित पवार के पास नहीं जाएंगे। सर्वेश ये कह रहा था कि उद्धव ठाकरे जी के पास जो बाला साहब ठाकरे जी के वोट शेयर है 16%, वो एकनाथ शिंदे जी को नहीं जाएंगे। मगर ये ग्राम पंचायत इलेक्शन ने दिखा दिया कि दोनों, अजित पवार जी ने पूरे वोट छीनकर अपने पास रख लिया, उद्धव ठाकरे जी से पूरे वोट बाला साहब जी के ट्रांसफर होके विचारों के आसपास एकनाथ शिंदे जी के पास चले गए। तो ये आप आगे आगे धीरे धीरे 2024 के तरफ बढ़ रहे हैं, देवेंद्र जी के त्याग और आप लोग के त्याग से, जो ये मानना पड़ेगा। यही है पेशकर जी, पूरा प्लान यही था और आप सक्सेस हो रहे हो। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपने जो एनालिसिस किया है वो हमारा प्यार, देवेंद्र जी का त्याग और जनता का आशीर्वाद मैं उसमें जोड़ूंगा कि जनता का आशीर्वाद जो 2019 में था वही कायम रहा। दूसरी बात आपने ये भी कही कि शरद पवार जी का वोट शेयर उनके पास रहेगा ऐसा लगता था, लेकिन नहीं रहा। ये बात सच नहीं है। ये ऐसा है कि अजित पवार जी रूट लेवल पर घर घर में या कार्यकर्ता के मन में बसे हुए कार्यकर्ता है और वो इसी एंजाइटी से बाहर आ गए। मुझे लगता है कि सही काम जो करना है, राज्य के लिए जो काम करना है, वो छोड़ के हम भटक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के काम पर विश्वास रखकर देवेंद्र देने के लिए वो सत्ता में आए हैं। तो मुझे लगता है कि उनका निर्णय सही था और जनता ने भी, उनके जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी माना और उनके साथ पूरे 40-42 एमएलए आ गए ना। तो हम लोग ग्राउंड पे अभी रिजल्ट देखते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि बड़े नेता तो बड़े नेता जिंदगी भर रहेंगे, उनका आदर भी रहेगा, लेकिन उनके पांव तले जमीन खिसक रही है ये मानने के लिए अभी उनको वक्त लगेगा। ऐसा ही शरद पवार जी का हाल है। जी दुरुस्त बात। पंचायत टू पार्लियामेंट, ये देवेंद्र फडणवीस जी का स्लोगन है। पंचायत टू पार्लियामेंट ये स्लोगन है। मगर सुप्रिया सुले जी ने जिस प्रकार से फडणवीस साहब पे आरोप लगा दिया, सुप्रिया सुले जी ने कहा कि आपने मराठाओं को धोखा दिया, आपने धांगर समाज को धोखा दिया, आपने लिंगायत समाज को धोखा दिया, और आगे जाके सुप्रिया सुले जी ये भी कहा कि मुस्लिम आरक्षण में भी आपने कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। भयंकर आरोप आप पे लगा है कि फडणवीस साहब सबको बार बार धोखे दे रहे हैं, उनका भी पार्टी तोड़ दिया। उद्धव ठाकरे मैकियावेली का एक रोल कर रहे हैं कि ये समाज, जो देश है महाराष्ट्र, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, सुप्रिया सुले जी का कहना है। तो ये जिस प्रकार से चल रहा है, फिर अभी भुजबल साहब ने भी खुल के सामने आया, कैसे देखते हो आप पेशकर साहब? मुझे तो हंसी आ गई, आपने सुप्रिया जी का नाम निकाला तो ऐसा है कि उनको तो कहीं भी, हम मराठी में कहते हैं ना, जली स्थली काष्टी पाषाणी, हर जगह पर उनको देवेंद्र जी दिखाई देते हैं। कुछ भी हुआ तो देवेंद्र जी का दोष है। अभी वो इजराइल का युद्ध चल रहा है तो उसमें भी वो बोलेंगे कि देवेंद्र जी का राजीनामा लेना चाहिए। कुछ भी हुआ तो पहले देवेंद्र जी का राजीनामा लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही कहा था अकेला देवेंद्र क्या करेगा। तो अभी अकेला देवेंद्र नहीं है,
पूरा देवेंद्र जी की टीम उनके साथ में है और अकेले देवेंद्र क्या क्या कर सकते हैं इसका चमत्कार अभी दिखना शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि उनके बोलने पर कुछ ध्यान देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है। जितने बच्चे कुछ एमएलएज है, एमपीज है, उनको संभालने में उनको कुछ बोलना पड़ता है। वो अभी उनके गुट की बड़ी नेत्री है, तो अभी हम उसमें कुछ बोलकर अपना समय क्यों बर्बाद करें। तो ऐसा है कि उनको हर जगह पर देवेंद्र जी दिखाई देंगे, हर जगह पर उनको इस प्रकार की आलोचना करने की मतलब याद आएगा, तो उसमें कुछ सत्य नहीं है। लेकिन प्रदीप पेशकर जी, मराठा आरक्षण को लेकर के सरकार बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है, हमें दिख रहा है। बहुत सीरियसली, बहुत कमिटमेंट से, कमिटमेंट से मानते कमिटमेंट से काम कर रही है, बहुत गंभीर है, एक एक चीज है। लेकिन उससे क्या हुआ है, जैसे छगन भुजबल साहब ने कहा, और जो जिस भाषा का उन्होंने कल इस्तेमाल किया, मतलब वो तो देखने वाली है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पूरे महाराष्ट्र में हम लोग दहशत फैला देंगे, इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि ये क्या है कि जज मिलने जा रहे हैं जरंगे पाटिल को, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ मराठा ही नहीं रहते, बाकी सब लोग भी रहते हैं, जिसमें धंगड़ समाज भी है, जिसमें माली समाज भी है, जिसमें कोली समाज भी है, जिसमें लोहार समाज भी है। ओबीसी आरक्षण में जब आप इतने ज्यादा कुनबी सर्टिफिकेट देना शुरू करेंगे तो उनका आरक्षण कम हो जाएगा, ऐसा छगन भुजबल साहब ने कहा है, इसके बावजूद कि वो सरकार में हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप प्रदीप पेशकर साहब? ये पहली चीज तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स आरक्षण का सब्जेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन पेंडिंग है, एक चीज है। दूसरी चीज है, मंत्री होने के बावजूद उन्होंने ऐसा कुछ कहा, उसके लिए हमारे वरिष्ठ उस पर बात कर सकते हैं जो करना चाहिए। लेकिन एज अ कार्यकर्ता मुझे ऐसा लगता है कि सरकार सही डायरेक्शन में काम कर रही है। मैं संघ का कार्यकर्ता हूं, जब मैंने ये पहले बार हमने आपको बताया, तो जाति के आधार पर राजनीति करना ये हमारा लक्ष्य कभी रहा ही नहीं, भाजपा का लक्ष्य कभी नहीं रहा। और देवेंद्र जी अकेले मुख्यमंत्री ऐसे महाराष्ट्र में होकर गए कि उन्होंने मराठाओं को आरक्षण दिया। वो अपना हाईकोर्ट में वो उसने मोहर लगाई, और सुप्रीम कोर्ट में जब नौबत आई तब इनको वहां पर सही ढंग से सरकार ने वहां पर अपना पक्ष रखा नहीं, इसके वजह से वो वहां पर टिका नहीं। तो इसको फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म करवा लेते हैं, उसके लिए जो खामियां बताई उस पर काम कर रही है सरकार। जरांगे पाटिल जी भी अपने समाज के लिए अग्रणी होकर काम कर रहे हैं, उसको समझाने की, उनके समाधान की कुछ प्रक्रिया सभी नेताओं ने एक साथ बैठकर तय की है। और सभी नेताओं में एक बार बैठकर तय करने के बाद अगर फिर से छगन भुजबल जी कुछ कहते हैं तो उसके बारे में उनके वरिष्ठ अजित पवार जी और हमारे वरिष्ठ देवेंद्र जी कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा, क्योंकि उनका भी पूरा आज तक का जो राजनीति का सफर रहा है वो जाति के आसपास रहा। राजनीति में हमारा भी ये दुर्भाग्य है कि वो अभी हमारे साथ में है, लेकिन ऐसा है कि राजनीति में अच्छा काम करने के लिए, सही डायरेक्शन में सही काम करने के लिए अगर जाना है तो इस प्रकार के बातों को अनदेखा करना ही अच्छा है। जी, लेकिन एक चीज तो है सर, एक चीज तो है प्रदीप जी, एक सेकंड, प्रदीप पेशकर साहब, एक चीज तो है, दांगड़ समाज हो गया, माली समाज हो गया, जिससे छगन भुजबल साहब आते हैं, उनकी खुद की समता परिषद है। उन लोगों ने ये कहा है कि दिवाली के बाद हम लोग सड़क पर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार फिर आंदोलन, प्रोटेस्ट, रैली, ये दौर फिर दोबारा शुरू हो जाएगा महाराष्ट्र में। मुझे नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से सबको अधिकार दिया गया है कि वो एजिटेशन करे, लेकिन वो हिंसक ना हो, और सरकार अपनी काम करेगी। आज भी ऐसा देखिए, 600 लोगों को बीड में आइडेंटिफाई किया है, उसमें से 160 लोगों को गिरफ्तार किया है, और सरकार, पुलिस और सरकार उनका काम कर रही है। जिन्होंने कानून हाथ में लेने की कोशिश की
उनके ऊपर कार्रवाई तो होनी ही होनी है। वो कोई जाति देखकर नहीं होगी, जाति देखकर नहीं होगी और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल एजिटेशन कर रहे हैं या आंदोलन में सहभागी युवा है, उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये जरन जी की भूमिका भी वाजिब है। हम दोनों को अलग अलग करके देखना चाहिए। एक ही सेंटेंस में सभी जोड़ना और उसका ही एक टेप बजा देना, ये जो मीडिया बाकी के लोग करते हैं वो थोड़ा कम करे तो अच्छा है, मुझे लगता है। और भुजबल जी भी समझ जाएंगे, क्योंकि ओबीसी तो नाम में ही अदर बैकवर्ड क्लास ये लगा है और संविधान से एक्ट के मुताबिक उनको आरक्षण मिला है। और वो कैसे मिला, उस समय क्या हुआ, कैसे, वो तो बात अलग बात है, कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन आज के दिन में ओबीसी के आरक्षण को टच नहीं करते हुए मराठा समाज को आरक्षण देंगे, ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी की कमिटमेंट है, उसके ऊपर सरकार आगे चल रही है। माननीय एकनाथ शिंदे जी ने भुजबल जी के जो प्रेस लिया उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल खुलासा कर दिया है कि कुछ चिंता की बात नहीं है, हम ओबीसी को टच करे बगैर, कुछ अफेक्ट हुए बगैर हम मराठाओं को आरक्षण देंगे। ये तो पक्का कमिटमेंट उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री है तो कुछ ऐसा ही कहेंगे नहीं। और कानूनी प्रक्रिया के साथ अभी भुजबल जी को न्यायमूर्ति जी के ऊपर समझता होगा तो मैं तो उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि न्यायमूर्ति को भेजा नहीं जाता है, उनको विनती की जाती है और वो गए, उनके मर्जी से गए कि हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री जी की विनती है, महाराष्ट्र का माहौल देखकर उन्होंने डिसाइड किया होगा। अभी उसके ऊपर अगर भुजबल जी को समझता होगा तो उनको ज्यादा अनुभव है, जेल का भी अनुभव है, कोर्ट का भी अनुभव है, केसेस का भी अनुभव है, तो वही ज्यादा बहुत बात कर सकते हैं। मैं नासिक का हूँ इसलिए उनके ऊपर ज्यादा खुलकर बात कर सकता हूँ। प्रदीप जी बोलिए। पेशकर साहब, अभी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का नया कैंपेन चालू हो गया। आप पे बीजेपी पे दोष लगा रहे कि क्यों किया ये कैंपेन, क्यों किया, ये फार्म लॉज आपने क्यों लाया, फार्म लॉज लाके वापस विड्रॉ कर दिया, जीएसटी लिया और आपने छोटे छोटे उद्योगपति को पूरे बाहर कर दिया, डीमोनेटाइजेशन करके आपने बोला टेररिज्म कंट्रोल करेंगे, अलग अलग चीज कंट्रोल करेंगे, मगर वो हुआ नहीं। डीमोनेटाइजेशन आप प्रोपेगेट भी नहीं करते कि आपका सक्सेसफुल एक प्रोसेस है। 2000 का नोट मोदी साहब ने लेके आए और उन्हीं के टर्म में वापस लेके गए। ये भी एक रिकॉर्ड प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का कहना है कि 2000 का नोट विड्रॉ क्यों किया, ये क्यों किया कि कैंपेन चल रहा है, ये क्यों किया। पेशकर साहब, ये लोगों को जवाब देना पड़ेगा आपको, क्यों किया आपने। नहीं, ऐसा है कि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं बचा हुआ। इतना सारा मोदी जी ने, मोदी एक्ट 9 में हमने देखा है कि 9 साल में क्या क्या किया। हर एक डिबेट में हम भी आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या क्या किया। अभी इनको अभी भी समझ नहीं रहा है कि क्यों किया, पूछ रहे हैं। तो भाई ये थोड़ा दिन राहुल गांधी को भी बोलना चाहिए, प्रियंका जी को बोलना चाहिए कि भारत के अंदर झांक कर देखिए। आप भारत के अंदर झांक कर देखिए, समाज की नाड़ी पहचानिए, क्यों किया। भाई डीमोनेटाइजेशन किया, पत्थरबाजी बंद हो गई, 370 कलम निकल गया। ये क्यों किया बोलना, कितने बार बोलना चाहिए कि क्यों किया। तो मुझे लगता है कि 2000 के नोट का तो अलग डिसीजन, व्यवहारिक डिसीजन आरबीआई ने लिया है, वो सरकार का डिसीजन है नहीं, क्योंकि 2000 का नोट वापस लिया और अभी भी फिर से बोला है कि बदल कर ले सकते हैं, वो बंद नहीं किया है, वो आरबीआई का डिसीजन है। जनता के आंखों में धूल झोंकना और फिर से कुछ तो भी पैदा करना। अभी देखिए जीएसटी का कहां पर रहा है, किसका विरोध बाकी है, किसका भी विरोध अभी बाकी नहीं है जीएसटी को। व्यापार में ये होता है, मैं भी उद्योग क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं, मुझे ये पता है कि माइक्रो यूनिट्स, एमएसएमई के लिए पहले 2017 में दिक्कतें हुई, 2018 में जब स्मूथनिंग हुआ चालू हुआ तो हमसे ज्यादा कोई खुश नहीं है कि जीएसटी आया, इतनी आसानी हो गई। तो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। अभी किसी के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जीएसटी रिफंड ऑटोमेटिक आरटीजीएस से जमा होता है, कहीं गांधी बाबा का दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज के दिन में जीएसटी से व्यापारी भी खुश है। थोड़ी थोड़ी चीजें किसी में परिवर्तन चाहते हैं तो हम डायरेक्टली इंटरवेन करते हैं, हम डायरेक्टली जीएसटी काउंसिल में हमारे अर्थ मंत्री के हाथों प्रपोजल दे देते हैं, वो हो जाता है। वो तो कायम प्रक्रिया है, नित्य प्रक्रिया है, वो होते ही रहना चाहिए।
लेकिन जीएसटी से जो रेवेन्यू सरकार को मिलता है उससे ही आज की जो डेवलपमेंट है उससे ही हो रही है। ये बोलने की जरूरत नहीं है, उनको जी। पता नहीं है। और दीदी को बोल के कुछ फायदा है नहीं, उनके पास कुछ मतलब प्रियंका दीदी, जी। तो उनके पास कुछ अभी बोलने के लिए नहीं है। तो अभी तक क्यों किया, ये जरा स्टडी करो और भारत के अंदर झांक कर देखो। इतना और पेशकर जी, और दूसरा उनको कहना है कि मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं। पहले उनका था कि आई एम नॉट सावरकर, आई एम राहुल गांधी। अभी बोलते हैं आई एम नॉट नरेंद्र मोदी, आई एम राहुल गांधी। आई एम नॉट नरेंद्र मोदी बिकॉज मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो वचन देता हूं करता हूं। मोदी साहब वचन बोलते हैं करते नहीं। 15 लाख का जिक्र करते हैं, 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर का जिक्र करते हैं, अलग फार्मर्स इनकम डबल करने वाले थे वो। तो ये आई एम नॉट नरेंद्र मोदी, आई कैन नॉट लाई। पेशकर साहब, बिल्कुल बिल्कुल सच है, मैं उनके बात का समर्थन करता हूं। ही इज नॉट नरेंद्र मोदी, ही विल नॉट बी अ नरेंद्र मोदी। वो कभी मोदी बन नहीं सकते, ये तो बिल्कुल पक्का है, हम भी जानते हैं। उन्होंने कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहा इसलिए उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आई एम नॉट नरेंद्र मोदी, उन्होंने मान लिया। क्योंकि अभी ये देखिए, आपने किसानों की आय दुगनी करने की बात निकाली, तो किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट दिया, ऑपरेशन ग्रीन्स का स्कीम लाया और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का स्कीम लाया, उसके साथ में पीएम एफएमई जो प्राइम मिनिस्टर्स माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस का स्कीम निकाला, ये तो मोदी जी ने निकाला है ना। दूसरी चीज, किसानों को किसान सम्मान योजना के साथ में 6,000 और 6,000 12,000 रुपए देने का प्रावधान किया आज, और वो डायरेक्टली किसान के अकाउंट में जाता है। किसान बीमा का भुगतान हो रहा है। आज के डेट में किसान के ज्यादा सबसे ज्यादा खुश है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ किसान तो एनवायरनमेंट पे ज्यादा डिपेंड करता है, बारिश का कहाँ पर क्या कैसे रिजल्ट है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो सरकार के हाथ में है वो पूरा करने का जिम्मा और पूरा करने का तरीका मोदी जी के पास है। तो मुझे लगता है कि पीएम एफएमई जो है ना स्कीम, वो गेम चेंजर है। वोकल फॉर लोकल की बात मोदी जी ने आज कही है, वो किसके लिए कही है? सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चीजों के लिए नहीं कही, सिर्फ व्हाइट गुड्स आइटम के लिए नहीं कही, वो कही है हमारे किसान के जो पैदावार आती है, जो किसान हमारा वो खेत में बोता है और वो उगाकर हमें अन्न धान्य देता है, उसके लिए भी कही है कि जो प्रोसेस्ड फूड है वो भी हम वोकल हो जाए, वो लोकल के लिए। जो असम में पिकता है वो पूरे भारत में जाना चाहिए, जो तमिलनाडु में पिकता है वो पूरे भारतवर्ष में जाना चाहिए, जो महाराष्ट्र में जाता है वो पूरे भारत में हर स्टेट में जाना चाहिए। यही अर्थ है वोकल फॉर। पेशकर साहब माफी चाहता हूँ, हाँ, छोटी सी बात, छोटी सी। इस पर है ना सर, मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ डायरेक्टली। सर 1 घंटा क्या, आप 4 घंटा बोलिए। सर आप 4 घंटे बोलिए। I think we've just lost Pradeep ji. Can we get him back on, please? I think we've just lost Advocate Pradeep Nambiar ji. Can we get him back on? And you can get rid of that frame over there, please, if you don't mind. Thank you. प्रदीप पेशकर साहब, तो आपसे ये विनती है, मैं यहाँ पर बैठ करके सबके सामने बोलता हूँ और न जाने कितनी बार बोल चुका हूँ. Why are we carrying that window still, please? Will somebody tell me? From the production, can we get rid of that window? What are you guys doing? Why is that window still on? Can we get rid of it, please? Thank you. Now, I have been saying this from day one, Pradeep Peshkar sahab. The farm laws which were passed by Parliament were very good. India needed them. मुझे ऐसा लगता है कि जो किसान संबंधी कानून, 3 कानून जो लेकर आए थी नरेंद्र मोदी की सरकार, उनको विड्रॉ नहीं करना चाहिए था सर. मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि उनको आप वापस लेके आइए, कुछ संशोधन करके या कुछ भी करके. दे वर वेरी गुड फॉर फार्मर्स. अगर वैसे कानून नहीं आएंगे तो फार्म इनकम डबल नहीं होगी सर, ट्रिपल नहीं होगी. पेशकर साहब, हम लोग पूरा 9 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो वहाँ के किसान, वहाँ के जो पंजाब और हरियाणा के जो
नागरिक है जी उनके डिमांड पर मोदी जी ने वो कैंसिल कर लिया या एक कदम पीछे लिया, जी उनके सम्मान में लिया ऐसा समझेंगे। जी। लेकिन आज 9 साल में देखिए हर एक चीज जो बोली है वो की है। मुझे पक्का यकीन है कि उनको कन्विंस करके उनके जो सुधार है, उन्होंने जो सुधार मांगे हैं वो सुधार इनकॉर्पोरेट करके किसान कानून फिर से लागू करने की कोशिश मोदी जी जरूर करेंगे। I hope so, because there is no other way. Actually, if you look at Yeah. it, आप खुद बोलते हैं कि आप इस सब्जेक्ट पर 1 घंटा 1.5 घंटा बोल सकते हैं। कोई और तरीका है क्या? मुझे नहीं लगता कोई और तरीका है, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। नहीं, उनको कन्विंस करना चाहिए। देखिए सरकार चलती है तो जी। नागरिकों के लिए चलेगी जी। और हमारे ही भारत के ही नागरिक है तो उनको कन्विंस करे बगैर मोदी जी भी आगे नहीं जाना चाहेंगे। जी तो उनको कन्विंस करके किसी भी तरीके से अच्छा काम करने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। दुरुस्त तो बात। वक्त दिया तो दुरुस्त बात। वक्त देने में क्या बुराई है। जी और ये पक्का है कोई जल्दी नहीं है मोदी जी को। मोदी जी तो अभी और 25 साल बीजेपी के शासन रहने वाला है और मोदी जी अगले 24 में आने के बाद फिर करेंगे, उसमें क्या है। चलते चलते ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि इस सब्जेक्ट से मैं जुड़ा हुआ हूँ ना जाने मुझे याद भी नहीं है कितने साल हो गए, 1983 से, एक्चुअली 1983 से। क्या है कि प्राण प्रतिष्ठा पूजा होने वाली अयोध्या में जनवरी 22 को, अयोध्या मंदिर में, और मोदी जी करेंगे, चलो ठीक है वो तो अलग बात हो गई। लेकिन जो प्लान है कि अयोध्या को भारत का वेटिकन बनाया जाएगा, और मुझे जो अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक पता नहीं कितने 100 करोड़ पर्यटक आने वाले हैं पूरी दुनिया से सिर्फ अयोध्या को देखने के लिए। इस विषय के बारे में कुछ बताएंगे सर, प्रदीप पेशकर जी? सर ऐसा है कि भगवान राम हमारी आस्था है जी। और हिंदू धर्म में यह कहा जाता है कि रोम रोम में भगवान बसते हैं। जी हर एक में राम है, आप में भी राम है, मुझ में भी राम है। जी है। तो वेटिकन बनना अयोध्या का, ये सेंटेंस ही पसंद नहीं आता। जी ये गलत ट्रैक है। हम लोग कॉपी नहीं कर सकते। राम भगवान 5000 10,000 साल पुरानी हमारी विरासत है। सर और ये वो 2000 सेंटेंस साल इसलिए का बोला जा रहा वेटिकन। है, सर पूरी बात सुन हाँ। लीजिए, सॉरी, वो सेंटेंस इसलिए बोला जा रहा है कि हर साल वेटिकन में तकरीबन 10 के 20 मिलियन टूरिस्ट आते हैं, इसलिए कहा जा रहा है। हाँ, टूरिस्ट के लिए बोलिए, जी। टूरिस्ट के लिए ठीक है, टूरिस्ट के लिए ठीक है। लेकिन हम लोग 10,000 साल पुरानी विरासत को 2000 साल से कंपेयर करेंगे तो वो कहीं पे गलती हो सर जाएगी। 10,000 साल आप ये जरा बड़ी गलत मेरा बोल रहे कहना। हैं। सर 10,000 साल आप जरा गलत बोल रहे हैं। जो सूर्य सिद्धांत है, सबसे पुरानी जो एस्ट्रोलॉजी की किताब है, अब जाकर के, बाय द वे वो रिपोर्ट आज ही पब्लिश हुई है, वो 20,500 साल पुरानी है, 20,500 साल पुरानी है। तो 10,000 का भी मसला ठीक नहीं है। एनीवे सर बोलिए प्लीज। आई विल करेक्ट माय नॉलेज आल्सो। सूर्य सिद्धांत जी। तो मुझे लगता है कि वहां पर पर्यटकों के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद लेने भी लोग पहुंचेंगे। पूरा भारतवर्ष चाहता है, पूरा भारत का एक एक नागरिक चाहता है। और जो लोगों ने, या हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कांग्रेस शासित काल में, ये लोगों के मन में ये बसाया गया कि यहाँ विरोध है। कहाँ विरोध दिखाई दिया? मुस्लिम बांधवों ने भी उसका स्वागत किया जी। वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि अभी कोर्ट का निर्णय आ गया, फिर शांति से अभी सब हो जाएगा। और राम हमारे आस्था है, राम हमारे भगवान है और आदर्श है भारतवर्ष के, तो बिल्कुल आना चाहिए। आज तक तो आगरा ही दिखाई दिया ना जी। कोई भी विदेशी पर्यटक आए तो आगरा ही लेके गए। क्यों? तब नहीं समझा सोमनाथ जाएंगे, तब नहीं समझा तिरुपति जाएंगे, तब नहीं समझा उनको तो हमारे नासिक त्र्यंबकेश्वर जाएंगे। तो ये बात ऐसे ना, केदारनाथ तो अभी जा रहे हैं चुनाव में। तो ऐसा है कि प्रभु श्री राम जी का प्रतिष्ठापना होने के बाद वहां पर लोग आए, भगवान का आशीर्वाद दे, और भारत का सम्मान किस आस्था से जुड़ा है, भारत का डीएनए किस आस्था से बना है, ये पूरी दुनिया देखे। और वसुधैव कुटुंबकम हमारा जो नारा है वो सही कैसे हो, वो वहां से दिखाई देगा। जबरदस्त प्रदीप पेशकर जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। लेकिन जैसा आपने कहा, एक दिन
एक ही शो रखा जाएगा आपके साथ, 1 घंटे का, 1.25 घंटे का, और किसानी के ऊपर बात होगी, किसानों के ऊपर बात होगी और किस प्रकार फार्म इनकम बढ़ाई जाए उसके ऊपर आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार, जय सिया राम। थैंक यू, नमस्कार, जय सिया राम। थैंक यू सो मच सर। Right, and we seem to have lost the network with Pradeep Nambiar ji. We'll of course have him with us tomorrow again. But in the meantime, आप जरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर आपको असल में पसंद आया वो चैनल, and please do send in your comments. Please like, share and subscribe, and please do send in as many comments as you want. We'll read them out right over here. You can make the language as colorful as possible. Try to avoid obscenities, but well, it's up to you. In any event, let's take a look at some of the comments which have come. जो comments अभी तक आए हैं, जरा उनको देखें. Let's take a look. दिखाएं. Mr. Kejriwal, send him to Andaman for a week to the Kala Pani jail. ये अनिल कराला मंगला ये लिखते हैं, send him to Andaman for a week to the काला पानी जेल। अरे काला पानी जेल बंद हो चुका है यार, बहुत पहले बंद हो गया था, हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त ही बंद हो गया था। These are people are either fools or high time cunning and cheap people, data structures with संतोष के 8166 ऐसा लिखते हैं। I don't think we have too many AAP supporters over here. Nizamuddin Rain Saab is a good leader. That's what user WD8ZH6VB1K says. Nizamuddin Rain Saab is a good leader. अच्छे नेता हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। If Rahul Gandhi becomes the Prime Minister of India, China, Pakistan and all Muslim countries will take over India. He criticizes our country. He is not sincere to our country. Of course, always sons or daughters will support their mother country and their relatives. That's what this gentleman says. APTVILAL. Lal Prema Mohan 3263 ऐसा इन्होंने कहा है। Rahul Gandhi does not seem to be too popular. What about the Indian territory occupied from when Congress party was in power, 1962? How much land they acquired when we lost part of Kashmir, which is known as PUK? Who was responsible? Why our land is given to Pakistan? Why our land is not taken back? Because all our relatives, this person who is in the panel does not have any details and only speaking against BJP. ऐसा again, the same gentleman, Prema Mohan 3263, वो लिखते हैं। Do we have any more? I would like to know who is the spokesperson. That is Mr. Nizamuddin Rain. G. I'm so sorry. That was Mr. Gade Patil. Oh, he himself is telling that he's a farmer. What he knows about Leh Ladakh, even he may not be able to locate the area on a world map. He should restrict his talk to his state and not about China border. Prema Mohan, whoever you are, please never underestimate a farmer. Most farmers know more about the country than you and I put together. This is Sexy Comedy Lover 499. Was anyone from the BCS part of this candle march? This, of course, is with regard to Mr. Godfrey Pimenta's campaign on Matha Pakadi. G. Matha Pakadi up and on. Matha Pakadi needs to be preserved. User KL9LS 4YQ 6K. Why do people have these complicated handles? Is that it? Oh, we have one more. If Kejriwal doesn't appear before the ED, he should be sent to jail. Elijah Sampson 4000. That's it. That's what he says. Well, that's it. That's just about it as far as the comments are concerned. आप देखते रहे Nation Now. Pradeep ji and I, of course, will be back tomorrow. And you can send in as many comments as you want. आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने कमेंट्स जरूर भेजें। फ्रॉम मी टुडे आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम।